आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अजमेर के चौहान। तो अजमेर के चौहान पढ़ने से पहले, क्योंकि चौहानों की अलग अलग शाखाएं हैं, तो इसलिए अजमेर के चौहान दे रखा है। ठीक है, तो अजमेर के चौहान पढ़ने से पहले थोड़ा सा चौहान को समझते हैं कि कहां से उत्पत्ति हुई, कैसे, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करें तो बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग डाल रखी है चौहान, इसीलिए चौहान हेडिंग डाली है, अजमेर के चौहान नहीं डाली है। चौहान वंश की यदि बात की जाए तो सबसे पहले साथियों अपन ने नागवट पढ़ा था जब गुर्जर प्रतिहार में, तो उसमें मैंने बताया था कि आसपास के शासक इसके सामंत थे, तो उसमें चौहान भी आ गए, यानी कि चौहान प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। ठीक है, एक बात निकल के आ गई कि ये क्या थे, गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। सबसे पहला जो शासक था जिसने इनके सामंत, मतलब ये सामंत थे ना, और इसमें से पहला शासक चौहानों का जो निकलकर अलग आया था, जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था, वह था गुवक। ठीक है अभी बताऊंगा मैं आगे। उससे पहले ये समझते हैं कि चौहानों का जो आदि पुरुष माना जाता है, वो चौहानों का जो आदि पुरुष माना जाता है वो वासुदेव माना जाता है। ठीक है, और मूल स्थान जो माना जाता है वह सपादलक्ष। सपादलक्ष, सपादलक्ष का मतलब है सांबर, सांबर। और सपादलक्ष का अर्थ देखा जाए तो होता है 1.25 लाख गांवों का समूह, 1.25 लाख गांवों का समूह। यदि इसमें बात की जाए इनकी राजधानी की, तो राजधानी थी अहिछत्रपुर, नागौर जाना जाता है वर्तमान में, अहिछत्रपुर। सपादलक्ष, सांबर, और 551 के आसपास का ये समय था। और ऐसा भी बताते हैं कि जो सांबर झील है, सांबर झील है, उसका निर्माण इस वासुदेव ने करवाया, जबकि हकीकत बात यह है कि सांबर झील एक प्राकृतिक झील है। ठीक है, ये चीजें जो है प्रारंभ में आपको ध्यान में रखनी है कि ये आदि पुरुष कौन था, कि भैया वासुदेव था। मूल स्थान कौन सा था, कि सपादलक्ष था। राजधानी अहिछत्रपुर थी। ये चीज है। अब देखो चौहान जो है, अब इसमें भी उत्पत्ति के बहुत सारे मत आएंगे, वही अग्निकुंडीय, ब्राह्मण, ये वो सारे बताऊंगा अभी सारे। लेकिन एक शब्द जो है, चौहान जो शब्द है, जयानक, एक जयानक जो था जिसने पृथ्वीराज विजय लिखी, जयानक ने इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया, चाहमान। चाहमान, इस चाहमान के भी अर्थ कैसे निकलते हैं, चाप हरि मान नय, चाप हरि मान और नय, ये देखो चाहमान। ठीक है, ऐसे निकलते हैं। अब चाप का क्या मतलब है, चाप काटते हैं तो कैसे, धनुषाकार। चाप का मतलब है धनुष, यानी कि धनुर्विद्या में जो अच्छे थे। ठीक है, हरि का मतलब है विष्णु, यानी कि भागवत धर्म को ये मानने वाले, ऐसे बताते हैं, भागवत धर्म को मानने वाला है। हालांकि अजय राज, अर्णोराज अपन पढ़ेंगे, ये शैव थे। ठीक है, मान यानी कि अतिथि जो थे, अतिथि, अतिथियों का मान करने वाले। ठीक है, और नय यानी कि नीति के पालक, नीति के पालक। ये है आपके चाहमान। इतिहास है, शुरुआत कर रहे हैं व्यवस्थित तरीके से। ये है, ये चीज समझ लो। ये सिर्फ समझने के लिए आपका कंसेप्ट, कहीं भी यदि आप पढ़ाने जाते हो या ये क्लास आपने देखी और चौहान कहीं पढ़ाते हो, बिंदास बेबाक तरीके से पढ़ाओगे, कहीं नहीं अटकोगे। और इतनी चीजें बता देना, स्टूडेंट आपके कायल हो जाएंगे, ये बात भी मान के चलना। क्योंकि चाप देखो धनुर्विद्या में पारंगत, हरि भगवत, हरि यानी भगवान, यानी कि धार्मिक थे, भागवत धर्म को मानने वाले। मान, अतिथियों का मान करते थे, हर किसी को मान सम्मान देते थे। नय यानी नीति, नीति के पालक थे। ऐसे जो थे उन्हें जयानक ने चाहमान नाम से संबोधित किया, और पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखी है। ये चीजें हैं साथियों, ये थोड़ा सा आपको समझना है स्टार्ट में। फिर इनकी जो शाखाएं थी ये समझ लिया। ये कोई अगर नोट नहीं भी करोगे तो करना हो तो कर लेना, देखो मैं साइड में ही हूं, आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। फिर इसके बाद में पॉज करके जो है ले लेना। इसके बाद में मैं थोड़ी सी आपको इनकी शाखाएं बता देता हूं कि कौन सी शाखा का संस्थापक कौन था। उसके बाद आपको विधिवत नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ले चलूंगा, कहीं कोई समस्या आपके नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि मिटाना आवश्यक है। बोर्ड खाली कर देते, सिंहासन खाली करोगे जनता आती होगी। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा,
सांबर, ये शाकंभरी के चौहान कहलाए, शाकंभरी भी कह सकते हैं, शाकंभरी के चौहान, और वासुदेव था यहां, ठीक है, वासुदेव था। अब इसमें से मतलब बहुत सारी शाखाएं निकलती है अलग अलग, ठीक है, तो अलग अलग शाखाएं हैं और अलग अलग शाखाओं के आपको संस्थापक याद रखने हैं। तो जालोर का जो संस्थापक था वो कीर्तिपाल था। कीतु एक महान शासक, ऐसा पढ़ने में मिलता है, ठीक है ना, तो कीर्तिपाल था, जा कीर्ति बिखेर दे, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। और सिरोही, सिरोही का जो था वो लुम्बा था, लुम्बा चौहान, सीलू, ठीक है, लुम्बा चौहान था। रणथंबोर, इस तरफ लिख देता हूं तो थोड़ा सा आपको आइडिया में भी ठीक रहेगा, ताकि कंफ्यूज नहीं होंगे आप, थोड़ा सा आपको बढ़िया रहेगा। रणथंबोर गोविंदराज, पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र गोविंदराज, इसने स्थापना की रणथंबोर के अंदर, ठीक है। बूंदी देवा, बुंदेवा ऐसे याद रखना ना, रण गोविंद, ठीक है, ये थोड़े से नाडोल, और नाडोल इधर ले लेता हूं, नाडोल का संस्थापक था आपके लक्ष्मण, ठीक है। और अजमेर, अजमेर में कोई दिक्कत आएगी नहीं, अजय राज था, अजय राज। अब देखो कितनी शाखाएं हो गई, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इस तरीके से इनकी शाखाएं, और ये तो थी सांबर वाली, ठीक है। ये चौहान पूरा का पूरा शाखा वृक्ष है, पूरी कैसे आपको भी याद करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो सिरोही का सीलू याद रख लेना, जा कीर्ति बिखेर दे, ठीक है, नाल याद रख लेना, नाल। अजमेर का अजय राज याद रह जाएगा, वासुदेव तो आपको याद करना ही है, रण गोविंद और बुंदेवा, बूंदी देवा, इस तरीके से आपको याद करना है। ये थोड़े से इतने, मतलब ये आपके यूं बताऊं, अगर सिलेबस में नहीं है अजमेर के चौहान है तो फिर अपन को पढ़ना क्या है, ये पढ़ना है, ठीक है ना। अब अपन आएंगे यहां से यहां पे। अब इनके बीच में बहुत सारे कुछ शासक रहे, दुर्लभ राज रहे हैं, आपके गुवक रहा है, तो ये थोड़े एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें से उनको पढ़ेंगे, और फिर अजय राज, अर्णोराज, और इनको अपन व्यवस्थित रूप से तैयार करेंगे। क्यों, प्रश्न अपने जो आएगा, अपना सिलेबस क्या है वो ये है। ये थोड़ा सा आपके आधार तैयार हुआ है, ताकि आप कोई भी एग्जाम देंगे तो आपको सीधा मतलब इतनी समस्या नहीं होगी समझने के अंदर। तो थोड़ा सा अपन इसके आधार से इसको उठाया है, और फिर अपन आ रहे हैं बिल्कुल सिलेबस पे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो साथियों तो ले लो, एक बार नोट कर लो, ये हमेशा ही काम आने वाली चीज है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं। अब अपने को क्या पढ़ना है, जैसे कि अब अजमेर के चौहान अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले उत्पत्ति की बात करें तो चौहान भी देखो राजपूतों की उत्पत्ति अपन ने पढ़ी है, तो वो मत जो है इसमें भी मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको और ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें देखो बताऊं मैं आपको, अग्निवंशीय, अग्निवंशीय का मतलब यही है कि हवन कुंड से उत्पन्न हुए। इन चीजों को जो माना है पृथ्वीराज रासो, अपन ने पढ़ा था उसमें, मूढ़ोत्नयनसी और सूर्यमल मिश्रण। अब पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रप्रदयी, मूढ़ोत्नयनसी और सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर की रचना की, ओजस्वी कवि थे ये, और वंश भास्कर की रचना पूरी नहीं कर पाए थे, तो फिर बाद में इनके पुत्र मुरारी दान ने पूरी की। ये ऐसे कैसे पृथ्वीराज रासो की जो है वो भी पूरी नहीं कर पाया था, पृथ्वीराज रासो की ये चंद्रप्रदयी, तो इनके पुत्र जलहन ने इसको पूरा किया। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो इसमें मतलब आपको मैं साथ साथ बता रहा हूं, ध्यान रख लेना। सूर्यवंशी मत किसने, पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय जयानक का ग्रंथ था, ठीक है, संस्कृत ग्रंथ था ये। हम्मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी का था, हम्मीर रासो जोधराज का था, सूर्जन चरित्र, बेदला शिलालेख और गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो देखो सूर्य जो है बहुत ज्यादा प्रकाश देता है, और सूर्य के प्रकाश से ही दूसरे तारे और चांद चमकते हैं, आपको पता है। तो इसका मतलब सूर्यवंशी में देखो आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है कि इतने सारे मैंने बताए हैं, तो सूर्यवंशी में थोड़ा सा ध्यान रखें। चंद्रवंशी में हांसी शिलालेख ध्यान रख लेना, और अचलेश्वर मंदिर शिलालेख, अचलेश्वर मंदिर शिलालेख ये अबू का है,
ठीक है, माउंट आबू। अब इसमें देखो साथियों, एक आता है सीधा ब्राह्मण वंशीय भी आएगा। तो ब्राह्मण वंशीय मैंने आपको ट्रिक बता दी थी कि शर्मा जी है, जिनको ब्राह्मण है वह ब्राह्मण पक्ष ले, तो शर्मा जी है, दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा है ना, एक कायम खान रासो आएगा, उसने भी समर्थन किया, और फिर आपके बिजोलिया शिलालेख आएगा। इसमें अब ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकी उत्पत्ति में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किसमें कहा गया है? बिजोलिया शिलालेख के अंदर वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। स्पेशली वत्स गोत्रीय ब्राह्मण पूछते हैं तो आंख बंद करके बिजोलिया शिलालेख को आप सही कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा मतलब इनकी उत्पत्ति से संबंधित आपको ध्यान में रखना है कि इसमें चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित भी ये चीजें कई है। अब आते हैं अपन उनके प्रारंभिक शासकों में। ये शाकंभरी के ही है शासक वैसे, क्योंकि अजमेर शाखा जो है अपन अजय राज से पढ़ेंगे। अब शाकंभरी के शासकों में ऐसे तो बहुत सारे दे रखे हैं, ठीक है ना, दुर्लभ राज है, चंदन राज है, बहुत सारे है, लेकिन आपको जो चीज चाहिए वही मैं बता रहा हूं। और इसमें मतलब जितनी ज्यादा गहराई में जाने की कोशिश करोगे ना, उतने याद नहीं हो पाएंगे। और बिल्कुल स्मार्ट तरीके से याद किए तो आप वास्तव में अच्छी पकड़ बना लोगे इस चीजों पे। और मैं कोशिश वही कर रहा हूं कि विद्यार्थियों को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से और फायदा हो। अनावश्यक मटेरियल देकर किसी को खींचने का उद्देश्य नहीं है कि मैं अनावश्यक बहुत ज्यादा मेरी विद्वता साबित कर दूं कि मुझे इतना ज्ञात है, उससे मतलब नहीं है। मुझे ज्ञात होने से क्या होगा, यदि विद्यार्थियों को याद नहीं होता, अनावश्यक चीजें बताने से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो है अपने आवश्यक, देखो सीधा सीधा मैं आपको बताता हूँ। एक तो गुहक को याद रखना, गुहक से पहले ऐसा तो दुर्लभ राज हुआ है, ये दुर्लभ राज का पुत्र है, लेकिन इसमें पढ़ने लायक इतनी नहीं है क्योंकि सिलेबस के अंदर भी नहीं है। तो दुर्लभ राज का पुत्र, ये ध्यान रखना, प्रथम स्वतंत्र शासक, क्योंकि गुर्जर प्रतिहारों के ये सामंत थे, तो इसने जो है हिम्मत करके अपने आप को प्रथम स्वतंत्र शासक घोषित किया। और ये चौहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक, क्योंकि बाकी तो सामंत थे उनके, और ये प्रथम स्वतंत्र शासक है, गुहक है। गुहक से संबंधित एक महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। और हर्षनाथ मंदिर आपको पता है, हर्ष की पहाड़ियां सीकर वहां पे है, सीकर में बना हुआ है। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ये प्रश्न बनता भी है, तो ध्यान रखना कि गुहक ने करवाया है। बस इसमें से ये तीन चीजें आपको ध्यान रह गई, काफी आपके लिए। अब इसके बाद में जो है, वैसे तो शासक है बीच में, ठीक है ना, लेकिन अपने को ध्यान रखना है अब सीधा विग्रहराज, विग्रहराज द्वितीय, ठीक है। अब विग्रहराज चतुर्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बाद में आएगा, विशलदेव वो। तो विग्रहराज द्वितीय के अंदर क्या ध्यान है, अनिल पाटन। अनिल पाटन कहाँ है, गुजरात के अंदर। गुजरात में चालुक्यों का शासन था, तो गुजरात में अनिल पाटन में मूलराज प्रथम को इसने पराजित किया। भड़ोच में कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। और ये दो फैक्टर निकलते हैं आपके विग्रहराज से, एक तो आशापुरा का मंदिर कहां बनवाया, भड़ोच में बनवाया, और एक मूलराज को पराजित किया, ठीक है। ये दो चीजें ध्यान रखनी है इसमें। फिर एक बीच में एक शासक आएगा गोविंद तृतीय, इसके अंदर कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। इसकी एक उपाधि है वैरीगट्ट, और वैरीगट्ट का मतलब होता है शत्रु संहारक, ठीक है, शत्रु संहारक। इस शत्रु संहारक उपाधि जो है वैरीगट्ट उपाधि जो है गोविंद ने धारण की, गोविंद तृतीय ने, और इसका मतलब होता है शत्रु संहारक। इतनी चीजें ध्यान रखनी। इसके बाद में अपन अजय राज की ओर बढ़ेंगे। देखो एक बार वापस बता देता हूं, उत्पत्ति से संबंधित आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे। इसमें क्या याद करना है आपको, गुहक याद करना है, दुर्लभ राज का पुत्र था, हर्ष का मंदिर बनवाया, और प्रथम स्वतंत्र शासक था, क्योंकि पहले सामंत थे गुर्जर प्रतिहारों के, इसने स्वतंत्र शासक घोषित किया। विग्रहराज द्वितीय के अंदर मूलराज को पराजित किया, ठीक है। राज राज याद रख लेना, यहां राज है, यहां भी राज है। तो विग्रहराज ने मूलराज को पराजित किया और आशापुरा माता का मंदिर बनवाया भड़ोच के अंदर। बस दो फैक्ट है, याद हो जाएंगे हाथों हाथ साथ में। और गोविंद में क्या है, गोविंद ने वैरीगट्ट की उपाधि धारण की, जिसका मतलब होता है शत्रु संहारक। ये चीजें स्टार्ट की इतनी याद रह जाएगी ना, ज्यादा उलझोगे नहीं तो बढ़िया रहेगा। स्मार्ट तरीके से चलो, क्योंकि ज्यादा जोर किस पे देना आपको पता है, अजमेर के शासकों पे। उसमें बढ़िया आपको आज कहानी वगैरह जो है आसपास उसमें बताते हुए आपको पूरा ही क्लियर करवा दूंगा। पहले इनको व्यवस्थित तरीके से नोट कर लो, ये बहुत काम आने वाली चीज है आपके लिए, ठीक है। इन्हें नोट करो, फिर बढ़ते हैं अपन अजय राज की तरफ। तो साथियों अब आ गए हैं अपन अजय राज के ऊपर, और अजय राज से अपना जो मेन सिलेबस है वो चालू होता है, क्योंकि अजमेर के चौहानों का संस्थापक कहा जाता है अजय राज को। तो इसको पढ़ते हैं, इसके साथ में जो जो चीजें आएंगी मैं आपको बताता जाऊंगा साथ में। अजय राज का जो टाइम पीरियड है वो 1105 से 1133 तक माना जाता है। अजय राज ने मालवा में, उस समय मालवा में नरवर्मन शासक था, तो नरवर्मन को यहाँ पे इसने पराजित किया। अब इसने नरवर्मन को किया है
अर्णोराज आगे जो है यशोवर्मन को करेगा। ठीक है, नरवर्मन को पराजित किया और इसका एक सेनापति था, किसका? नरवर्मन का सेनापति था सुलहाना, यह सुलहाना भी मिलेगा। ठीक है, ऐसे नाम है सुलहाना। तो सुलहाना को इसने जो है बंदी बना लिया, ये चीज इसमें आपको ध्यान में रखनी है अजय राज के अंदर। बाकी कोई कैसे युद्ध हुआ, क्या था, कुछ नहीं। नरवर्मन को पराजित किया, सुलहाना को बंदी बनाया, एक फैक्ट सीधा सीधा निकल के आया और सीधा सीधा झेलना है आपको। ठीक है, दूसरी चीज 1113 में अजमेर की स्थापना की। अब अजमेर की स्थापना 1113, बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा, 3 बार 1 लिखना है। क्या लिखना है? 3 बार 1 लिखना है। ठीक है, अजमेर की स्थापना। अजमेर लिखते समय भी तो अपन 3 लिखते हैं ना, पहले ऐसे लिखते हैं अज, तो इसको हटा दो, 3 बार 1 लिखना है। 1113 में अजमेर की स्थापना की किसने? अजय राज ने की है अजमेर की स्थापना। और अजय मेरु दुर्ग की भी स्थापना भी, यानी अजय मेरु दुर्ग भी जो बनवाया है वो इसी ने बनवाया है और 1113 का ही माना जाता है। अब ये जो अजय मेरु दुर्ग है ना साथियों, ये वही आपका तारागढ़ है। कौन सा है? तारागढ़, जिसे और किस नाम से जानते हैं? गढ़बीठली। गढ़बीठली, बीठली पहाड़ी पर है इसलिए कहते हैं कि गढ़बीठली, क्योंकि अजमेर की स्थिति ऐसी है कि राजस्थान के बीचों बीच है, इसीलिए इसे राजस्थान का अरमान भी कहा जाता है। अरमान कहा है, अंडमान नहीं, अंडमान कहूंगा तो फिर जैसलमेर हो जाएगा। राजस्थान का अरमान कहा जाता है, राजपुताना की कुंजी कहा जाता है। सबसे ज्यादा देसी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग यही था, क्योंकि बीच में था, इसलिए राजस्थान का इसे नाका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का नाका। किसी दुर्ग का पूछे तो ध्यान रखना, राजस्थान का नाका। यदि दुर्ग के बारे में पूछा जाता है तो अजमेर है, और राजस्थान का नाका किसी व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है तो केसरी सिंह बारठ है। ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और देखो इसे तारागढ़ क्या कहते हैं? तारागढ़। तो तारागढ़ जो इसका नाम पड़ा ना, वैसे दुर्गों में पढ़ाऊंगा मैं व्यवस्थित तरीके से, और नोट्स आपको इसके दुर्गों में दुर्ग पढ़ाएंगे तब बनवाऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से बनवाऊंगा। तो इसे तारागढ़ जो है तारा के नाम पे, पृथ्वीराज सिसोदिया जो था उसकी रानी थी तारा, उसके नाम पर तारागढ़ पड़ा। इसी के अंदर रूठी रानी पूरी जिंदगी भर रही, जो मालदेव की पत्नी थी, उमादेव जैसलमेर की राजकुमारी थी, तो वो पूरी जिंदगी भर इसके अंदर रही। और एक तारागढ़ आपको बताना चाहूंगा कि बूंदी के अंदर भी है, ये तारागढ़ अलग है, वो तारागढ़ अलग है। तो ये थोड़ा सा अजमेर के दुर्ग को मैंने से थोड़ा सा टच किया है, ताकि आपके इसमें थोड़ी स्मृति बनी रहे कि हाँ, यदि इसमें से जैसे वीडियो का एग्जाम कोई दे रहे हैं तो उनके लिए, हाँ वीडियो का एग्जाम जो दे रहे हैं उनको बताना चाहूंगा, आप रीट के समय की प्लेलिस्ट चेक करना, या फिर होगा ऐसा तो मैं देखकर जो है उसे टेलीग्राम पे डाल दूंगा वो वीडियो। उस समय रीट के समय मैंने एक रैपिड 100 क्वेश्चन करवाए थे, मतलब करवाए 20-25 थे, और उसमें से क्वेश्चन आगे से आगे निकालकर 100 क्वेश्चन लगभग दिए थे। उसमें बहुत सारी ट्रिक्स दी, बहुत सारी चीजें दी, मात्र थोड़ी सी देर का वीडियो है, उसमें से 3-4 प्रश्न बने थे रीट के अंदर एक वीडियो में से। वह वीडियो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, देख के उसमें से प्लेलिस्ट में से, यदि आपको नहीं मिले तो उसको जरूर देख लेना। मेरे हिसाब से आपको फायदा उसमें बहुत होने वाला है, क्योंकि वो चीज ही ऐसी है, तो होगा फायदा, उसे देख लेना, वो काम आएगा आपके। अब जैसे वीडियो के एग्जाम की तैयारी करें तो उनके थोड़ी सी ये चीजें भी आपके काम आ जाएगी, क्योंकि जो देख रहे हैं सीक्वेंस में क्लासेस देख रहे हैं, तो ऐसे भी विद्यार्थी है जो दोनों तैयारी कर रहे हैं, उनके ये काम ज्यादा आ जाएगी चीज। तो ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अजय मेरु दुर्ग, और ये थोड़ी सी मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की है। अब इसने अजय प्रिय द्रह्मस रजत सिक्के, यानी कि चांदी के सिक्के, अजय देव प्रिय नाम से भी निकाले, अजय देव प्रिय कह सकते हो, अजय प्रिय द्रह्मस नाम से इसने रजत सिक्के निकाले। इसकी पत्नी सोमलवती थी, सोमलेखा या सोमलवती नाम से भी सिक्के देखने को मिले हैं, है ना। इसने अपनी पत्नी यानी कि रानी के नाम से भी सिक्के निकाले। ऐसा कहा जाता है सोमलवती ने ही ये सिक्के निकाले, सोमलेखा और सोमलवती नाम मिलता है उनपे। और फिर लास्ट में क्या किया कि अर्णोराज जो था इसका पुत्र, उसके पक्ष में अपनी गद्दी त्याग कर जंगलों में चला गया। बताया जाता है कि ये लगभग 1130 के करीब, 1130 के करीब ये चला गया जंगलों के अंदर, जंगलों में। लेकिन अर्णोराज का जो है 1133 में राज्याभिषेक किया गया, तो इसका कार्यकाल 1133 तक माना जाता है। यहां तक आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। देखो, एक तो मालवा के नरवर्मन और सुलहाना, अजमेर की स्थापना, अजय मेरु दुर्ग की स्थापना।
अजय प्रियद्रमस नाम के सिक्के निकाले, रजत सिक्के थे। इसकी पत्नी सोमलवती सोमलेखा इस नाम के भी सिक्के निकाले गए और अर्णोराज के पक्ष में गद्दी त्याग कर चला गया। कहीं कोई समस्या है क्या? अजय राज में इतनी सी चीजें आपको करनी है और इतनी याद रख लोगे ना, खूब है आपके लिए। मैं बता रहा हूं आपको, इतनी याद रह जाती, कमान रहती है, मिक्स नहीं होने देते आप, और इतनी याद रख लेते तो आपके लिए आप बहुत अच्छी पोजीशन में आने वाले हो। अब इसमें ऐसा है साथियों, एक चीज कहना चाहूंगा, कुछ विद्यार्थी जो काफी समय से तैयारी करके उन्हें लगता है कि सर मैं तो थोड़ा कम दे रहे हैं, जो नए नए उन्हें लगता है बहुत ज्यादा दे रहे हैं। मैं बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से जितना चाहिए उतना देता हूं। मैं न तो मतलब अनावश्यक सामग्री देता हूं और न आवश्यक को छोड़ता हूं। तो मैं मेरे हिसाब से बिल्कुल सही तरीके से चल रहा हूं। फिर भी जिसे लगता है कि सर कम दे रहे हैं तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आपको जहां से देखो, किताबों का तो कोई मतलब है ही नहीं, कोई भी किताबों का ऑप्शन नहीं। हम भी पढ़ाते हैं तो किताबें पढ़ के पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर, आपको इतना समझ में आ जाता, इसके बाद में आप अपना दायरा बढ़ा सकते हो बिल्कुल। और जिसको इतना आ रहा है, जितना याद है, उसको बढ़ाना भी चाहिए, ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और जिन्हें लगता है कि सर ज्यादा पढ़ा रहे, उन्हें इसके लेवल में आना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका लेवल है। और मैं जिस भी क्लास को डालता हूं, जिस परीक्षा की क्लासें डालता हूं, रीट की डाली थी तो रीट के लेवल को पकड़ के डाली थी, और विद्यार्थियों को पता है कि वो लेवल उनके लिए कितना काम किया था। रणनीति भी बताई थी तो उनको पता है कितना काम किया। सभी विश्वास, इसीलिए ये 8-9 महीने का नतीजा है जो आप देख रहे हो चैनल पर। लगभग 1 लाख विद्यार्थी जुड़ने वाले हैं, अब गिनती के दिन रहे कुछ बाकी, तो ये उसी का नतीजा है। जो बताता हूं दिल से बताता हूं, सही बताता हूं, और मेरी कोशिश पूरी मैं करता ही हूं। अब ये बात हमेशा कहूंगा, मैं मेरी तरफ से आपको सारी चीजें सलाह दूंगा या जो भी होगा, उसके बाद में निर्णय लेने के लिए आप स्वतंत्र हो, आपका स्वतंत्र निर्णय है। मैं कोई बुक लिख रहा हूं, मैं कोई बुक बता रहा हूं, उसके बाद भी आप उसका आकलन करें, उसके बाद में आप उसको लेंगे, और उसके बाद में आप ये आपका ये स्वतंत्र निर्णय है। चाहे कोई भी किताब पढ़ सकते हो आप। मैं कभी भी आपको नहीं कहता हूं कि सिर्फ मेरी पढ़ो, सिर्फ मेरी क्लास देखो और किसी की नहीं देखनी आप, ऐसा कभी भी नहीं कहता हूं। आप इसके लिए स्वतंत्र हो। मैं मेरा प्रयास कर रहा हूं और आपको मुझसे 2% ज्यादा करना है आपके सिलेक्शन के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अजय राज को नोट करो और फिर चलते हैं अपन अर्णोराज की तरफ। अर्णोराज में बहुत बढ़िया आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, मजा आएगा आपको। पहले इसे नोट करो। साथियों, अजय राज जैसे ही अर्णोराज के पक्ष में गद्दी छोड़कर जंगलों में चले गए, फिर 1133 में जो है अर्णोराज का राज्याभिषेक हो गया और अर्णोराज शासन में आ गया। उस समय देखो गुजरात में चालुक्यों का शासन था। अच्छा, चालुक्य से याद आया कि कल की शायद क्लास में मैंने फ्लो में पुलकेशिन द्वितीय को राष्ट्रकूट बता दिया था, वो चालुक्य शासक है, उसे थोड़ा सा ध्यान में रखें आप, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो मैं हाथों हाथ बता देता हूं कि ये चीजें ऐसे हैं। अब देखो, इसने सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है, यदि कोई भी शासक पढ़ते हो तो उसने कोई उपाधि धारण की है तो उसे सबसे पहले ध्यान में रखें। तो इसने महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की है, और ऐसी जानकारी जो है हमें रेवासा के शिलालेख से मिलती है। रेवासा के शिलालेख से, रेवासा शिलालेख से ये जानकारी मिलती है कि इसने महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की अजमेर के चौहान शासकों में अपने अर्णोराज ने, ठीक है। अब मालवा के शासक यशोवर्मन को पराजित किया इसने, यशोवर्मन को पराजित किया। इस समय नरवर्मन भी था, तो कई किताबों में आपको नरवर्मन भी मिले तो चिंता मत करना, नरवर्मन भी शासक था, लेकिन मुख्य रूप से जो फिर आप इसको यशोवर्मन को ध्यान रख लेना कि यशोवर्मन को पराजित किया। और नरवर्मन फिर आपके इसे अपने पहले इसमें पढ़ाया कि अजय राज में पढ़ चुके हैं। अब देखो, चालुक्य जयसिंह सिद्धराज को पराजित किया। जयसिंह सिद्धराज के साथ में इसकी अनबन हुई और इसने जयसिंह सिद्धराज वही है जिसने सिद्धपुर बसाया, गुजरात में सिद्धपुर है ना, वो जयसिंह सिद्धराज ने बसाया हुआ है। तो ये जयसिंह सिद्धराज बहुत अच्छा पावरफुल शासक था, इसको पराजित किया। इतिहास में एक नियम रहा है कि जो शासक पराजित होगा उसको अपनी बेटी का विवाह जीतने वाले शासक से करना पड़ेगा। जितने हारने वाले शासक है ना, उनकी बेटियां होगी, ध्यान रखना। और जीतने वाले शासक है उनके बेटे से विवाह करते हैं, या जीतने वाले शासक से ही कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो पराजित कौन हुआ, जयसिंह सिद्धराज पराजित हुआ। तो जयसिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी, ये किसकी पुत्री है, जयसिंह सिद्धराज की पुत्री है कांचन देवी। और इस कांचन देवी का विवाह किससे हुआ, वेड्स, किसके साथ में, ये कांचन देवी यहां आ गई वेड्स में, ठीक है। शादियों की सीजन चली गई है, नहीं तो थानप्रीति भोज में बुला देता इन्हें, ठीक है। अर्णोराज वेड्स आपके कांचन देवी। हम कोई डिग्री को ना, नहीं तो आजकल चलन चल रही हो नीचे डिग्री कई जगह में बीएड भी लिखा दे,
ठीक है, BA BEd MA। अरे मतलब कंडीशन रेडी आई है, एक दो जन हर बाइक माते देख लियो SMC अध्यक्ष, पोषाहार प्रभारी। हमारे स्कूल में जो पोषाहार प्रभारी होते हैं मतलब हंसना आता है वास्तव में। SMC अध्यक्ष भी कई बाइक पर लिखा हुआ है, देखो कितना अब ये मतलब पद लिखाने का एक वो चल गया है, चलन है। तो ये पत्रिकाएं काफी दिखती है। तो कांचन देवी और इनारे अपा कोई डिग्री आग्री है कौन जो आपा लगाओ को नहीं डायरेक्ट ही विवाह करना, ठीक है। अर्णोराज बैच कांचन देवी। अब अर्णोराज से जयसिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी का विवाह हुआ है, ठीक है। अब देखो ये जो है ना कुमारपाल की बहन है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि अर्णोराज की दो शादियां बताते हैं इतिहास के अंदर, एक तो थी सुधवा और एक थी कांचन देवी। अब कई जगह जो है इतिहासकारों में बहुत सारे मतभेद चलते हैं, कई जगह इसका नाम देवल देवी भी बताते हैं। क्या बता देते हैं? देवल देवी। तो देखो मैं आपको यही कहूंगा कि कंफ्यूजन नाम के विकार के शिकार कभी मत होना, जो आता है पढ़ने व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि जरूरी नहीं है 100 प्रश्न आने वाले हैं मान लो, तो उसमें से 3-4 प्रश्न कंफ्यूजन वाले आएंगे ज्यादा से ज्यादा, बाकी आपको 96-97 प्रश्न ऐसे तैयार करने होंगे जो बिल्कुल साफ है बिना कंफ्यूजन के। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कंफ्यूजन वाले आप कमेंट देखता हूँ, मुझे बड़ी मतलब यूं लगता है कि बड़ी विडंबना है विद्यार्थियों के साथ कि कंफ्यूजन को पकड़ के क्यों बैठते हैं ये चीज। जहां अब जैसे मैंने ही क्लास में बताया कि ये कांचन देवी से विवाह किया, अब कहीं कोई दूसरा पढ़ लिया कि सर हमने ये पढ़ा था, सही कौन सा है? अरे भैया सही है जब तो मैं बता रही हूँ, और मुझसे पूछोगे तो मैं इसे ही सही बताऊंगा, तो फिर इसमें पूछने की आवश्यकता नहीं इसके गुरुजी सही कौन सा है। गुरुजी ने बताया, गुरुजी को तो जब वो सही लग रहा है तभी तो बताया है, नहीं तो बताते ही क्यों। तो इस चीज को आप अपने थोड़ा सा दिमाग को विकसित करो। इस 1350 ग्राम का इसे पूरा खर्च करो। इस मतलब संचित तुलुकमा पद्धति में संचित करण रखता ना सेना, जो संचित करण नहीं रखना पूरा दौड़ाना पड़े क्या, हाँ अनावश्यक चीज नहीं पूछे क्या मतलब, जब बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से चीजें मिल रही है, फालतू अनावश्यक पूछकर अपनी भी ऊर्जा खर्च करनी और सामने वाले की भी ऊर्जा खर्च करनी, इसी ऊर्जा को दूसरी चीजें याद करने में लगाया जाए तो कितना बेहतर होगा। तो ये है ऊर्जा के कुछ नियम होते हैं, उस हिसाब से पढ़ाई किया करो और ये हमेशा आपके काम आएगी चीजें। जो जितना व्यवस्थित स्मार्ट तरीके से पढ़ेगा ना वो उतना ही मंजिल के करीब पहुंचेगा, जितने उलझोगे उतने दूर होगे। इस चीज को थोड़ा सा समझना। अब देखो कांचन देवी से विवाह हो गया, अब ये कुमारपाल की वैसे क्या हो गई, बहन हो गई। अब एक बार क्या हुआ, मैं बताना आपको स्टोरी बताऊंगा। एक बार क्या हुआ कि ये देवल देवी भी मिलता है, मैंने बताया आपको नाम, तो ऐसे इतिहासकार किंवदंती बताते थे देवल देवी और अर्णोराज एक बार चौपड़ का गेम खेल रहे थे, चौपड़ का खेल खेल रहे थे। अब खेल खेलता खेलता देखो मियाँ बीवी दोनों चौपड़ का खेल खेल रहे हैं। अब देवल देवी कहे कि मेरे पेरिया मतलब बहुत मतलब स्मार्ट है, मेरे लुगाई आदत भी है, हमारे पेरिया मतलब बड़ाई करनी और बुराई सुननी नहीं, बुराई सुनी जाए कौन। अर्णोराज भी जोश में आगो कि भाई तेरे पेरिया पावरफुल है, मैं भी पावरफुल हूँ, मेरे भी परिवार वाले बहुत पावरफुल है, मैं पावरफुल हूं। देवल देवी कहे नहीं, हमारे मेरे पीर पक्ष वाले ज्यादा पावरफुल है, आपसे ज्यादा पावरफुल है। ऐसे करके दोनों में होगी अनबन। चौपड़ खेलते खेलते चौपड़ तो बटे रहेगी और युद्ध के मैदान तक बात पहुंच गई। ए बाईसा जी को फोन करियो, आप सीधो कुमारपाल ने व्हाट्सएप कर दियो, व्हाट्सएप बहुत तगड़ो जल्दी जावे बाज तो है कुमारपाल साहब देखियो कि अरे यार आ बात होगी कि अब मतलब इज्जत को सवाल है कि पावरफुल कौन है, एडी बात चाल गई। तो सीधा का सीधा कुमारपाल जो है फिर युद्ध को उतारू हो गया और इन दोनों के बीच में अर्णोराज और कुमारपाल के बीच में युद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ देखो, पहले तो जयसिंह सिद्धराज पराजित हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ कि कुमारपाल जीत गया और मैंने क्या बताया, हारने वाले शासक को अपनी पुत्री का विवाह करना पड़ता है। अब यहाँ रिश्ते विश्ते ये कोई इतना दिमाग लगाना मत, क्योंकि ये जो चीज अपन को पढ़ने को मिली है उसी को पढ़नी है अपन को, ठीक है ना। कुमारपाल से पराजित हो गया अर्णोराज, तो अर्णोराज ने क्या किया, अपनी पुत्री जलहन या जलना भी नाम मिलता है, इस जलहन या जलना का विवाह जो है इससे कुमारपाल से करवा दिया और समाधमा मतलब समझौता हो गया, दोनों के बीच में संधि हो गई। और ये थी छोटी सी स्टोरी जो आपको ध्यान में रखनी है। आपको इतिहास में सीधा ऐसे पढ़ने को मिलेगा कि कुमारपाल से पराजित हुआ, जलहन का विवाह इसे कराया। अब कई जना कहे कि सर अबार तो आप बताता कि पृथ्वीराज चौहान जो पृथ्वीराज रासो लिखी चंद्र बरदई उसके पुत्र का नाम जलन था, उसने पूरा किया। अरे इसका नाम भी जलन है, अपा की कर सका ठाक दे नाम, ध्यान रखना इसका भी जलन जलना मिलता है, वो जलन अलग है ये जलन अलग है, ठीक है ना। तो ये चीज है फिर इन दोनों के बीच में, ये थोड़ा सा आपको मैंने इसमें बताया है, ठीक है। अब इसने जो है आना सागर झील का निर्माण करवाया और आना सागर झील अपन पढ़ चुके हैं झीलों के अंदर व्यवस्थित तरीके से।
पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया, और बताते हैं कि वराह मंदिर के अलावा भी और मंदिरों का निर्माण करवाया, लगभग दर्जन पर मंदिरों का 12 मंदिरों का निर्माण जो अर्णोराज ने करवाया, ऐसा बताते हैं। इसके दरबार में देवबोध और धर्मघोष नाम के विद्वान थे। ये विद्वानों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि देवबोध और धर्मघोष जो थे वो अर्णोराज के दरबारी थे, और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। देवबोध और देव और धर्म ऐसे याद रख लेना। देवता का नाम आएगा वहां धर्म का नाम आएगा ही, धर्म का नाम आता है वहां देवता का नाम आता ही है। तो देव और धर्म अर्णोराज के समय थे। आना जी, ठीक है, आना सागर झील बनाई, ये है। अब इसमें जो है इनका एक पुत्र था जगदेव। कई जगह जयदेव भी मिलेगा, आप जगदेव ध्यान में रखें। इस जगदेव ने क्या किया कि अर्णोराज की हत्या कर दी, और जब पुत्र पिता की हत्या कर दे तो उसे पितृहंता कहा जाता है। तो चौहानों का पितृहंता किसे कहा गया है? जगदेव को कहा गया है। जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहा गया है, और इसने अर्णोराज की क्या कर दी? हत्या कर दी। ये ध्यान रखना है आपको। अर्णोराज के अंदर ये थोड़ी सी जो स्टोरी अर्णोराज की और ये थी। अब इसके आगे अपने जो शासक आएगा वो विग्रहराज चतुर्थ, जो मेन पढ़ने वाला शासक है वह विग्रहराज चतुर्थ आएगा, और पृथ्वीराज तृतीय। और पृथ्वीराज तृतीय में आपको पता ही स्टोरी खूब सारी है, हालांकि अपन कोशिश करेंगे कि अपन जो चीज चाहिए। कल की क्लास के आगे की क्लास है, बीच में भले ही छोटे मोटे शासक आते हैं, लेकिन मुख्य जो अपने एग्जाम की दृष्टि से जरूरी है वे चीज अपन को पढ़नी जरूरी है, उसमें छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। आज अपना जो शासक है साथियों विग्रहराज चतुर्थ है, ठीक है। इसमें पहले से विग्रहराज चतुर्थ यानी प्रथम द्वितीय तृतीय आए होंगे, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं पूछे गए, तो उनमें इतना अपन को समय गंवाने की जरूरत नहीं है। विग्रहराज चतुर्थ है, और विग्रहराज चतुर्थ को ही बिशल देव भी आप कहीं ना कहीं पढ़ोगे। बिशल देव भी आता है, बिशल देव इसकी उपाधि थी, ठीक है। देखो बिशल देव इसकी उपाधि थी। कटिबंधु, कवि बांधव, कवि बंधु, ऐसे कटिबंधु और कवि बंधु दोनों लिखे हुए मिलेंगे आपको, कंफ्यूज मत होना, ये दोनों चीजें आपको लिखी हुई मिलेगी। और ये जो उपाधि है ना साथियों, ये वाली उपाधि, इसका उल्लेख जयानक ने किया है। कौन सा जयानक? पृथ्वीराज विजय जिसने लिखी थी, उस जयानक ने कटिबंधु और कवि बंधु नाम की उपाधियों का जिक्र विग्रहराज चतुर्थ के बारे में किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये जो है विद्वानों का आश्रयदाता था, ये एक तरह से विग्रहराज, और खुद भी अपने आप में बहुत बड़ा एक कह सकते हैं विद्वान था। तो ये इसलिए इसको कटिबंधु, कवि बंधु, कवि बांधव की उपाधियां दी गई। तो ये प्रश्न एक आपके सीधा का सीधा निकलता है यहां से। चौहानों का खास तौर पर शाकंभरी के जो अजमेर की जो शाकंभरी शाखा है, इस चौहानों की शाखा का स्वर्ण युग कहलाता है विग्रहराज चतुर्थ का टाइम पीरियड, ठीक है। शाकंभरी चौहानों की जो अजमेर वाली शाखा है उसका सबसे महत्वपूर्ण यानी कि चौहानों का स्वर्ण युग कहलाता है, वह आपका विग्रहराज चतुर्थ का टाइम पीरियड है। और ऐसा शर्मा जी कह गए। शर्मा जी कौन से? दशरथ शर्मा जी ने कहा है। सोने की लंका थी रावण की, वो किसके समय थी? राम जी के। तो राम जी पिताजी कौन? दशरथ शर्मा ने कहा है स्वर्ण युग, ठीक है। दशरथ शर्मा ने कहा है स्वर्ण युग, याद हो जाएगा ना। मेरा काम यही है कि आपको याद करवाना है, ठीक है। तो दशरथ शर्मा ने स्वर्ण युग कहा है, विग्रहराज चौहान का टाइम पीरियड, ठीक है। अब देखो मैंने कहा था कि इसने विद्वानों को आश्रय दिया, तो विद्वानों के नाम भी पढ़ने पड़ेंगे, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। दरबारी विद्वान इसके जो थे वो सोमदेव था और नरपति नाल था, ठीक है। नरपति नाल और सोमदेव। तो सोमदेव ने जो रचना लिखी वह थी ललित विग्रहराज। ये प्रश्न सीधा सीधा बनता है, ललित विग्रहराज का लेखक कौन था या सोमदेव की कृति कौन सी थी? तो ललित विग्रहराज थी, ठीक है। नरपति नाल की जो थी, शायद मेरे जैकेट से ये साफ हो गया और जैकेट पर इसका यह लग गया होगा। तो बिशलदेव रासो, ये बिशलदेव रासो लिखा हुआ है, ठीक है ना। बिशलदेव रासो जो थी वो नरपति नाल की रचना थी। और इसको कैसे याद रखें आप? इसको ऐसे याद रखें, मारवाड़ी मान किन्ने डर आवे नहीं, बिने क्या बिने ओ बिने इनु, तो बिने यानी कि बिशलदेव रासो और नरपति नाल ने लिखी इसको। नरपति नाल ने, ये देखो ये जो है ना साथियों, ये 4 खंडों में बटी हुई थी, इसे 4 खंडों में बांट रखा था। ये नरपति नाल की रचना थी, और ये दोनों जो थे विग्रहराज के दरबारी थे। समझ में आ गया यहां तक का चीज क्लियर है? अब देखो विग्रहराज, मैंने बताया आपको कि वो खुद भी एक विद्वान था, तो विग्रहराज की खुद की जो रचना है वो हरिकेली है, और ये हरिकेली एक नाटक है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। कितने सारे प्रश्न निकल रहे हैं देखते जाना।
हरिकेली नाटक की रचना किसने की? विग्रहराज ने की। हरिकेली नाटक कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, अब हरिकेली नाटक में किसका उल्लेख है? देसल देवी वर्स। एक स्टूडेंट को सर आपने वर्सेस लगा दिया, वर्सेस में तो जो है युद्ध होता है, पति पत्नी में युद्ध नहीं होता है क्या? घमासान होता है महाभारत। जो अनमैरिड है वे कह सके वर्सेस लगा दिया, बैट्स लगा दिया। मैरिड है बांध ध्यान है, वर्सेस लगाए तो भी ध्यान ठीक है, 3-4 दिन में वर्सेस स्थिति भी है और 2-3 दिन वैट्स स्थिति भी रहे, ठीक है ना। तो देसल देवी जो है, देसल देवी वैट्स विग्रहराज, यानी कि विग्रहराज और देसल देवी की प्रेम कथा का उल्लेख इसके अंदर है। दूसरी चीज बताऊं, ये पहली चीज। दूसरी चीज जो है हरिकेली नाटक के अंदर ही, हरिकेली नाटक वैसे देखा जाए तो भारवी के एक रचना है कीर्तार्जुनियन, ठीक है, कीर्तार्जुनियन, यानी कि किरात नाम, किरात के वेश में शिव, किरात किसका अवतार है? शिव का। किरात के वेश में शिव और अर्जुन, इन दोनों का संवाद, इन दोनों के संवाद के आधार पर ये जो है हरिकेली नाटक भी आधारित है। ये दोनों एक दूसरे से लिंक है, कहने का मतलब हरिकेली नाटक और कीर्तार्जुनियन जो है ये भारवी की रचना, ये एक दूसरे से लिंक है और शिव अर्जुन संवाद का इसके अंदर उल्लेख है। आगे समझ में बात, शिव अर्जुन संवाद है, किरात के वेश में शिव है और अर्जुन का संवाद है एक तरीके से और देसल देवी और विग्रहराज, ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज बताता हूं मैं आपको कि ये जो हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां है ना, ये कुछ पंक्तियां जो है आपके 2.5 दिन का जो झोपड़ा है अजमेर में जो बना हुआ है 2.5 दिन का झोपड़ा, उस स्मारक पे भी 2.5 दिन के झोपड़े पे कुछ पंक्तियां मिलती है। वो क्यों मिलती है उसका कारण बताऊंगा अभी मैं आपको, क्योंकि संस्कृत विद्यालय की स्थापना, संस्कृत पाठशाला की स्थापना विग्रहराज ने करवाई थी और इसको फिर बाद में क्या किया कि जैसे मुगलों का शासन आया, सल्तनत काल का सुल्तानों का शासन आया, तो उन्होंने जो है इनको तुड़वा कर मस्जिद में बदलवा दिया, तो उसके बाद में जो है वो कुछ अवशेष वहां पे रह गए, तो यानी कि 2.5 दिन के झोपड़े में वो मिलता है। इसके अलावा राजा राममोहन राय का जो स्मारक था ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि उनकी मृत्यु वहां हुई थी, तो राजा राममोहन राय का जो स्मारक था ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर है, उस पे भी इसकी कुछ पंक्तियां लिखी हुई मिलती है। 2 जगह मिलती है, दोनों ध्यान रखना, ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर राजा राममोहन राय के स्मारक पर, एक 2.5 दिन के झोपड़े पर मिलती है। तो अब ये चीज आपके यहां तक क्लियर हो जानी चाहिए और विग्रहराज चतुर्थ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैंने बताया विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला की स्थापना करवाई, ठीक है, वहीं पर हरिकेली नाटक लिखवाया था और उसके बाद में क्या किया ये अभी बताता हूं। एक बिशलपुर नगर भी इसने बसाया था, क्यों बिशल देव उपाधि थी तो बिशलपुर नगर बसाया, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो इसने क्या किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी के साथ में आया, मोहम्मद गौरी का गुलाम था ये, एक तरह से जो गुलाम वंश की स्थापना मतलब इससे मानी जाती है, क्योंकि उस समय जो दास और गुलाम था ये। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि संस्कृत पाठशाला को तोड़कर यहाँ पे मस्जिद का निर्माण करवा दिया और ऐसा बताते हैं कई विद्वान कि इस मस्जिद को 2.5 दिन में बनाया, तो 2.5 दिन का झोपड़ा कह देते हैं, ठीक है। मार्शल ने तो कहा कि 2.5 दिन में बनाया तो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ठीक है। बाकी दूसरे विद्वानों ने कहा कि नहीं 2.5 दिन में बनाने का इसका कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ पे तो पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है। क्या कहा कि यहाँ पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है, इस वजह से ये 2.5 दिन का झोपड़ा कहलाता है, ठीक है। अलग अलग मत है और इतिहासकारों के बीच में इतने मतभेद है बहुत सारे, तो हमें क्या करते हैं, हमें क्या करना होता है कि अलग अलग उनके हिसाब से याद करना पड़ता है। सभी एक मत हो जाते तो एक ही याद करना रहता, लेकिन अलग अलग जो है विचारधाराएं काफी अलग चलती। इतिहास दर्शन जब पढ़ते हैं ना तो उसके अंदर ये बहुत बढ़िया तरीके से इसमें समझा रखी है, उनकी अलग अलग विचारधाराएं चलती है सारी, वो पढ़नी होती है। तो ये है, तो ये चीज समझ जाना यहाँ पे कि मार्शल ने कहा है कि ये 2.5 दिन में बनाया गया, क्योंकि इस संस्कृत पाठशाला को तोड़ के जल्दी से बना दिया तो 2.5 दिन का झोपड़ा है। लेकिन दूसरे अन्य इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, ये अलग तरीके से, या इस मत को नहीं मानते और कहते हैं 2.5 दिन का पंजाब शाह का उर्स लगता है, तो इस वजह से 2.5 दिन का झोपड़ा कहलाता है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे आपके क्लियर होगी, इतना सा ध्यान रखना है। विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों से दिल्ली को छीना था एक बार, ठीक है। तोमरों ने ही दिल्ली, देखो अनंगपाल तोमर था तो दिल्ली को बचाया, दिल्ली का वगैरह ये कहते हैं। तो तोमरों से दिल्ली को एक बार छीनने वाला, सबसे पहले छीनने वाला कौन था? विग्रहराज चतुर्थ था, ठीक है। गजनी के खुसरो शाह को पराजित किया। 2 फैक्ट आपको ये सीधे सीधे याद रखने हैं, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये प्रश्न यहां से बनने की संभावना कम है, प्रश्न बनने की संभावना ये इधर से है,
ठीक है, ये भी बता देता हूं, ज्यादा वेटेज इस पर रखना, इसमें कहीं गलती मत करना। एक कोटेशन बहुत बढ़िया लगा मुझे, इसलिए आपको बताना चाहूंगा कि विग्रहराज हिंदू शासकों में एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था, इतना विद्वान था, ये कहने का मतलब। और ये किसने कहा है? किलहॉर्न ने कहा है। किलहॉर्न ने कहा है, ये आ सकता है आने वाले भविष्य में ये सवाल आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखें। विग्रहराज हिंदू शासकों में एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था, और ये कहा है किलहॉर्न ने। ऐसा बताते हैं कि इसकी मृत्यु के बाद में ऐसा कोई शासक या कोई राजा नहीं हुआ जो कवि बंधु या कवि बांधव की उपाधि धारण कर सके, ऐसा भी बताते हैं, इतना विद्वान था ये। तो ये चीजें साथियों आपको विग्रहराज के अंदर सारी की सारी ध्यान रखनी है। विग्रहराज कह दो चाहे विश्वदेव चतुर्थ कह दो, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आपको करना क्या है, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना है, या मैंने क्लास के बीच में बहुत सारी कुछ चीजें हम बता दी है और दूसरी, तो उन्हें भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ऐसे ये स्लाइड बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और नोट्स बनाने हैं। और देखो, इससे ज्यादा व्यवस्थित क्लास की उम्मीद मुझसे करना भी मत, मेरी क्षमता इतनी है, ठीक है। मैं जो है खुली किताब है, सीधा सट यही हिसाब किताब है अपने, तो सीधा न कोई लाग लपेट है, न फॉर्मेलिटी है, जो है दिल के अंदर वो है बाहर, और जो बाहर है वो दिल के अंदर। इसी स्तर से क्लासें चलेगी। कोई सोच ले कि सर सेकंड हेड का कह रहे हैं और आईएएस के लेवल तक की सब कुछ दे दे, नहीं दूंगा मैं किताब भी मैंने लिखी है, मैंने किताब गाइड दी है, गाइड भी एक मार्गदर्शक का कार्य करती है, मैंने ग्रंथ नहीं दिया है, ये भी कह दूं। ग्रंथ दिया होता तो उसके अंदर हर टॉपिक को इतनी मतलब मचक के देता, लेकिन उसमें क्या है, जो चीज जैसी चाहिए वैसी दे रहा हूं, और उसके साथ साथ अपनी क्लासेस चल रही है, ये नोट्स बना लेते हो और गाइड पढ़ लेते हो तो लगभग आपका काम हो जाएगा, है ना। तो ये चीजें हैं, विद्यार्थियों को समझनी है। बार बार गुरुजी हूं गुरुजी हूं गुरुजी हूं, छोटा बच्चा जो पानी पेशाब रही छुट्टियां मांगे नहीं स्कूल में, जो मत किया करो थे। कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, और कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, आप अपने आप में परिपक्व हो, छात्राध्यापक छात्राध्यापिका तो हो ही आप, तो अपने आप में परिपक्व हो, अपने आप की जो परिपक्वता है उसका प्रदर्शन करें आप, है ना। छोटे बच्चों के गांगरा नहीं करना, छोटे बच्चा अर्जुन, ठीक है। बढ़िया क्लास मिल रही है, नोट्स बनाओ, पढ़ो तबियत से, और सिलेक्शन लेकर बताओ कि हमारे अंदर ये काबिलियत है और ये लो सिलेक्शन हमारा, और ये दुनिया को जवाब देना है आपको, ठीक है। अभी स्क्रीनशॉट लो और बढ़ते हैं अपन आगे। साथियों, आप पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अब ऐसा नहीं है कि विग्रहराज और इसके बीच में शासक नहीं थे शासक, कमजोर शासक थे, और पृथ्वीराज चौहान के जो पिताजी थे सोमेश्वर, वे भी शासक थे, लेकिन उनका इतना वो नहीं है उल्लेख ज्यादा आपको, और पूछेंगे भी नहीं। सिर्फ सोमेश्वर में आपको यह ध्यान रखना है कि इन्होंने प्रताप लंकेश्वर नाम की उपाधि धारण की, ठीक है। प्रताप लंकेश्वर नाम की उपाधि इन्होंने धारण की, यह ध्यान रखना है। अब देखो, पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कपूरी देवी था और पिता का नाम सोमेश्वर था, ठीक है। ये ध्यान रखना कि माता का नाम कपूरी देवी, पिता का नाम सोमेश्वर। इनका जो मुख्यमंत्री था कैमास था, और ये कैमास को आप कह सकते हो कि ये इनका संरक्षक भी था। किसका संरक्षक भी था? किसका? पृथ्वीराज चौहान का संरक्षण भी था कैमास, ठीक है। कैमास कदमदास कह दो, कदमदास का ही नाम जो है कैमास है। सेनाध्यक्ष जो इनका था भुवनमल था। भुवनमल के बारे में ये कहा जाता है कि जब जैसे नागपास में जब श्री राम और लक्ष्मण जी को झगड़ा गया था तो कैसे गरुड़ देवता ने उनकी जान बचाई थी, वैसे ही जो है भुवनमल ने इनका साथ दिया है और इस तरीके से कार्य किया है, ठीक है। उपाधियां जो थी वो दलपुंगल और राय पिथोरा। दलपुंगल का यदि शाब्दिक अर्थ देखा जाए साथियों तो यानी कि विश्व विजेता होता है, पूरे विश्व को जीतने वाला, और राय पिथोरा का शाब्दिक अर्थ होता है कि युद्ध में कभी भी पीठ न दिखाने वाला। तो ये उपाधियां किसने धारण की? पृथ्वीराज चौहान ने धारण की। इनके दरबार में जो विद्वान थे वो जयानक, वागेश्वर, जनार्दन, चंद्रप्रदय, पृथ्वी भट्ट आदि सारे विद्वान इनके दरबार में थे। ये तो थी प्रारंभिक जानकारी जो आपको सीधी सीधी याद करनी है। अब आते हैं अपन इनकी जो है सामने समस्या क्या रही। समस्या ये रही कि सोमेश्वर की मृत्यु के बाद में 11 वर्ष की अवस्था में ये शासक बना, 11 वर्ष में शासक बन गया। लेकिन इनकी जो देखो कपूरी देवी के संरक्षण में बना और इसका जो संरक्षक था वो कैमास था, ठीक है। ये ध्यान रखना आप बात, ये थोड़ी सी ध्यान रखना। अब देखो ये शासक बन गया, शासक बना तो इसके सामने चुनौतियां बहुत सारी थी। पृथ्वीराज चौहान के सामने चुनौतियां ये थी
कि दूसरे भी शासक बनना चाहते थे, इनको अपनी जो है बाउंड्री बॉर्डर जो थी वो सिक्योर करनी थी पूरी तरीके से। तो कैसे क्या किया जाए, तो जो चुनौतियां थी वो एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं साथ साथ में बताता हूँ कि पृथ्वीराज चौहान ने कैसे संघर्ष किया, क्या था, किस तरीके से जो सुदृढ़ अवस्था में आए, और फिर बाद में मोहम्मद गौरी से युद्ध कैसे लड़ा, क्या चीज लड़ी। आज की इस क्लास में आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ऐसी कोशिश रहेगी मेरी। सबसे पहले जो इनकी समस्या थी वो नागार्जुन की थी। अब नागार्जुन कौन था? नागार्जुन इसका चचेरा भाई था, ठीक है, क्या था? चचेरा भाई था। नागार्जुन जो था ना, ये अपरांगे का पुत्र था। किसका? अपरांगे। अपरांगे इसके चाचा थे, जो किसी कारणवश जो है सोमेश्वर शासक बना, अपरांगे नहीं बन पाया था उस समय, और अपरांगे के मन में ये चीज रह गई थी कि मुझे शासक बनना है, लेकिन ये नहीं बन पाया। फिर बाद में जो है नागार्जुन इनका पुत्र था और ये भी शासक बनना चाहता था। तो इसकी देखो शासन बनने की, जो शासक बनने की एक तृष्णा जो होती है वो उनमें रहती है, तो ये शासक बनना चाहते थे। नागार्जुन का ये समझ लेना कि अपरांगे का पुत्र था, अपरांगे पृथ्वीराज के चाचा थे और ये चचेरा भाई था, ठीक है। काकार चोरो काकार लड़को, एक काका, अपरांगे कुणा काका। देखो अब क्या हुआ कि ये शासक बनने की इनकी इच्छा थी, तो इनके बीच में संघर्ष होना निश्चित है, और पृथ्वीराज चौहान को चाहिए ये था कि नागार्जुन को कैसे भी करके जो है शांत किया जाए, पराजित किया जाए, और इसका बंदोबस्त पहले किया जाए, क्योंकि सबसे पहला अधिकार और चुनौती देने वाला यही था। तो इनके बीच में एक संघर्ष हुआ। सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि गुड़गांव का युद्ध हुआ, एक गुड़गांव का युद्ध हुआ जो 1178 में होता है, और उसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ, और यहाँ पे जो है ये कांटा नागार्जुन नाम का पृथ्वीराज चौहान के कांटा निकल गया, ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। अब एक भंडानग जो है एक जाति थी जो सतलज पंजाब की नदी के आसपास से आ बसी थी, और उसके बाद में जो है ये जो है उपद्रवी जाति थी, बार बार परेशान करते थे, और यहाँ राजस्थान की बॉर्डर में अलवर भरतपुर वगैरह इधर भी ये परेशान करने लगे, तो ये भी नाक में दम कर दिया था इन्होंने भी। तो पृथ्वीराज चौहान चाहता था कि इनको भी जो है किसी भी तरीके से इनका नाश किया जाए। तो 1182 के अंदर, ये 1182 में इन नागार्जुनों का, इन भंडारकों का दमन कर दिया, ठीक है, भंडारकों का दमन 1182 में कर दिया, बस इतना ध्यान रखना है। अब 1182 में ही एक युद्ध होगा, और ये महत्वपूर्ण है, 1182 के अंदर ही महोबा या तुमुल का युद्ध। महोबा जो है बुंदेलखंड जैजाक भुक्ति की राजधानी थी, ठीक है। यहां पे जो शासक था उसका नाम था परमर्दी देव। परमर्दी देव, चंदेल थे ये, परमर्दी देव शासक था, और परमर्दी देव के दो सेनापति थे, एक का नाम था आला और एक का नाम था उदल, ठीक है, आला और उदल, इनकी स्टोरी है ये पूरी पूरी। अब आला और उदल की भी स्टोरी ये है कि ये इस समय पृथ्वीराज, इससे जब इनके बीच में संघर्ष हुआ उससे पहले परमर्दी देव से नाराज चल रहे थे, और नाराज चल रहे थे तो इससे इस नाराजगी के चलते ये परमर्दी देव का साथ छोड़कर जा चुके थे। बहुत सूरवीर, बहुत मतलब योग्य सेनापति थे, लेकिन ये इन पर विश्वास, इनका कोई गड़बड़ हुआ तो ये जो है छोड़कर चले गए, साथ छोड़कर चले गए। अब ये गए कहाँ? आला और उदल गए हुए थे आपके गहड़वाल वंश का कौन था? जयचंद, गहड़वाल जयचंद के पास, जयचंद जो कन्नौज का शासक था उस समय, जयचंद के पास गए हुए थे। परमर्दी देव की यहाँ पे ये अकेला था इस समय। अब परमर्दी देव की भी देखो गलती है, गलती ये है कि जब पृथ्वीराज चौहान की सेना एक युद्ध से जीत कर यहां से निकल रही थी, और उसके जो घायल सैनिक थे कुछ, उन घायल सैनिकों को परमर्दी देव ने मरवा दिया। अब देखो घायल सैनिकों को मरवाया, पृथ्वीराज चौहान को गुस्सा आना लाजमी है। पृथ्वीराज चौहान को गुस्सा आया, पृथ्वीराज चौहान ने इसके ऊपर कुछ किया सैनिक लेकर कि अब जो है परमर्दी देव को मैं मजा चखाता हूं, मेरे सैनिकों को मारा तो मारा कैसे। तो उसके बाद परमर्दी देव को पता चला कि अरे बेटा पृथ्वीराज चौहान आ रहा है, अरे अब क्या करा, आला उदल भी कौन है, अब क्या करा। लेकिन आला उदल के पास जब ये समाचार पहुंचता है कि पृथ्वीराज चौहान बुंदेलखंड पर आक्रमण करने वाला है और परमर्दी देव से अकेले से संभलेगा नहीं ये चीज, तो इनका जो है अपने देश प्रेम, अपना राष्ट्र के प्रति प्रेम जाग उठा, और ये जो है यहां से वापस इनके पास में आ गए। तो आला उदल आते हैं, उसके बाद में तुमुल नामक स्थान पर 1182 में इनके बीच में जमकर युद्ध होता है, बहुत बराबर का युद्ध हुआ। आला उदल ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन अंत में जो है ये वीर गति को प्राप्त हुए और पृथ्वीराज चौहान की यहां पर विजय हो गई। ये था आपके महोबा का युद्ध। और
तुमुल का युद्ध भी आता है एग्जाम में लिखा हुआ। ये चीज आपको मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। आला उदल के आज भी मतलब वीरता वाले गीत बुंदेलखंड में गाए जाते हैं, बहुत ही मतलब सम्मान के साथ गाए जाते हैं। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। अब एक संघर्ष यहाँ पे भीमदेव से हुआ। भीमदेव गुजरात का था, गुजरात का चालुक्य शासक था। अब भीमदेव के और इनके बीच में संघर्ष का एक कारण ये बताते हैं, एक राजकुमारी थी जिसका नाम था इच्छिनी देवी। इच्छिनी देवी, ये इच्छिनी देवी जो थी ये किसकी बेटी थी? ये सलख परमार की बेटी थी। किसकी बेटी थी? सलख परमार की, सलख परमार की बेटी थी। अब ये सलख परमार की जो बेटी थी इच्छिनी देवी, इससे ये इच्छिनी देवी से विवाह करना चाहता था भीमदेव, लेकिन इच्छिनी देवी इससे विवाह नहीं करना चाहती थी। तो इच्छिनी देवी ने क्या किया कि एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा पृथ्वीराज चौहान को कि पृथ्वीराज चौहान जी ऐसी ऐसी बात है, मैं इससे विवाह नहीं करना चाहती हूँ, आप मेरे से विवाह कर लीजिए। पृथ्वीराज चौहान ने इसे विवाह कर लिया। जो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी ना, तो रिक्वेस्ट जो थी वो एक्सेप्ट कर ली गई, ठीक है। उसके बाद में इच्छिनी देवी से विवाह कर दिया। करना कौन चाहता था? भीमदेव। कर लिया किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। बस झगड़ा रही जड़ तो है, ज्यादातर झगड़ा रही जड़ तो शादी ब्याह ही रिया है इतिहास में। तो इतिहास बन दो ही को नहीं, अगर शादी ब्याह जड़ी कोई चीज नहीं होती तो, ठीक है। तो यहां पे ये हो गया। अब ये एक मत है। दूसरा मत ये कहता है कि भीमदेव की जो सीमाएं थी वो आबू, और ये आबू के थे, ठीक है ना। आबू की सलख परमार था, ये लिख देता हूं आबू। अब दूसरा मत यह है कि भीमदेव की जो सीमाएं थी वो आबू और इसके नागौर के आसपास तक पहुंच गई थी, और पृथ्वीराज चौहान की सीमाएं भी यहां तक थी। तो एक दूसरे के बीच में संघर्ष होना कारण था। तो इन दोनों के बीच में बताते कि ये संघर्ष होना लाजमी था। थोड़ा सा ये मैं यहां से लाइन हटाता हूं ताकि इसमें आपको मैं और बता सकूं। तो इन दोनों के बीच में साथियों एक युद्ध हुआ जिसे कहा गया नागौर का युद्ध, और नागौर का जो युद्ध हुआ वह 1184 के अंदर हुआ, ठीक है। नागौर के युद्ध में इसका जो सेनापति था भीमदेव का, वो था जगदेव। जगदेव नाम का सेनापति था। संघर्ष हुआ, कभी जगदेव की सेना हावी होती, कभी पृथ्वीराज की सेना हावी होती, ऐसे ही जो है ये चलता रहा। लेकिन अंत में जाकर जगदेव के प्रयासों से 1187 के बीच में इनके बीच में क्या हो गई? संधि हो गई। 1187 में जगदेव के प्रयासों से पृथ्वीराज चौहान और अपने क्या कहते हैं भीमदेव के सेनापति, इनके बीच में जो है ये संधि हो गई और युद्ध समाप्त हो गया। ये था आपके नागौर का युद्ध, ठीक है। यहां तक की चीजें मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी आपके। कोई समस्या वैसे मेरे ख्याल से होगी नहीं। अब आपको मैं ले चलता हूं जयचंद गहड़वाल। स्टोरी सुनकर लिख लेना, ये देखो स्टोरी में बताया है मैंने आपको पूरा, ठीक है। अब जयचंद गहड़वाल, जयचंद गहड़वाल की क्या स्टोरी है? जयचंद गहड़वाल और पृथ्वीराज चौहान मौसेरे भाई थे, ठीक है। कैसे कि अनंगपाल जो था, अनंगपाल की पुत्री थी कपूरी देवी, जिसका विवाह सोमेश्वर से हुआ। एक और पुत्री थी अनंगपाल की, जिसका विवाह हुआ विजय चंद्र से। अब ये जयचंद जो गहड़वाल है, गहड़वाल की वैसे ट्रिक है, एक चमगोबीज नाम से मैंने याद कर रखी है। और ये जब आपको मतलब ये राजपूत काल पढ़ाऊंगा ना, उसमें बीच में जब बताऊंगा चंद्रदेव, मदनपाल, गोविंदराज, विजय चंद्र और जयचंद, ऐसा था। तो विजय चंद्र से हुआ, विजय चंद्र का पुत्र था जयचंद, ठीक है। ये ध्यान रखना, आप सिर्फ सुन लो एक बार कि विजय चंद्र से इनकी पुत्री का विवाह हुआ था। ये दोनों आपस में मौसेरे भाई थे। अनंगपाल जी भैया रहे, कोई बेटो कौन हो, मतलब बेटा नहीं था अनंगपाल के। अब दिल्ली पर कब्जा, बेटा नहीं है तो बेटियों में से ही कोई कब्जा करेगा। दोनों के मन में यह इच्छा थी कि दिल्ली पर शासन किया जाए, दिल्ली किसकी हो। तो एक कारण तो स्पष्ट है कि इनके बीच में संघर्ष हो रहा है, मौसेरे भाई थे। दूसरा कारण बताते हैं संयोगिता को। संयोगिता कौन थी? सभी जानते हैं वैसे ये स्टोरी। संयोगिता जयचंद की पुत्री थी, ठीक है। संयोगिता जयचंद की पुत्री थी। तो पृथ्वीराज चौहान जो है अपने ननियाल गया कभी, संयोगिता और इनके बीच में प्रेम हो गया। अब प्रेम हो गया, देखो मैं ज्यादा यहाँ पे स्टोरी आपको खींचूंगा नहीं, क्योंकि संयोगिता की स्टोरी लगभग सभी जानते हैं। आदरणीय सुभाष जी सर ने बहुत बढ़िया तरीके से ये बता रखी है और बहुत वायरल भी हुई थी। और मैं सम्मान करता हूं उनका कि बहुत अच्छे शिक्षक है, और ऐसे शिक्षक पाना भी राजस्थान के लिए गौरव की बात है।
ठीक है, तो ये स्टोरी आपने वहां देख रखी है। मैं यहाँ पे आपको सीधा सीधा सिलेबस पर लेकर आऊंगा, इसमें मतलब ज्यादा पूछने लायक कोई आता नहीं है। ये ध्यान रखना है कि संयोगिता का जो है अपहरण किया था पृथ्वीराज चौहान ने, और पृथ्वीराज चौहान ने अपहरण संयोगिता के कहने पर ही किया था, क्योंकि इनमें प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो देखो वैसे तो रिश्तों के भी खिलाफ है ये शादी, लेकिन उस समय की इन्होंने अपहरण किया, शादी की। तो दूसरा कारण जो था वो संयोगिता थी इन दोनों के बीच में संघर्ष का। ठीक है, अब संघर्ष होना दोनों के बीच में जरूरी हो गया था। तो अब जब संघर्ष हुआ तो उसमें बताते हैं कि जयचंद पराजित हुआ। जयचंद पराजित हुआ इसी कारण जो है, जब मोहम्मद गौरी से युद्ध हुआ तो जयचंद ने गौरी को सपोर्ट किया, पृथ्वीराज चौहान को सपोर्ट नहीं किया। इसीलिए कहा जाता है, जब गद्दारों का नाम आता है तो कहा जाता है कि ये जयचंद है। मतलब एक तरह से लक्षणा विभक्ति काम में लेते हैं कि ये जयचंदों के काम है, यानी गद्दारों के लिए जहां जहां बात आती है तो वहां जयचंदों का नाम लिया जाता है। मेरे ख्याल से यही है इसके पीछे, बाकी कोई दूसरा हो तो आप बता देना। तो ये चीज आपको यहां से समझ में आ गई होगी, और इनके पीछे लड़ाई का कारण भी ये था। दोनों चीजें मैंने आपको बता दी है, और हो सकता है कि फ्लो में यदि कोई गलती रही होगी तो विद्यार्थी कमेंट कर ही देंगे, उसके अनुसार मैं बता दूंगा वापस। और मैं इस क्लास को पुनः वापस देखता हूं, हर क्लास को बाद में वापस देखता हूं कि अच्छा इसमें ये चीज है। तो ये चीज तो इसका प्रारंभिक संघर्ष था साथियों, पूरा का पूरा। ठीक है, ये प्रारंभिक संघर्ष के बाद में अब जो है मैन लड़ाई होगी, और वो मैन लड़ाई कौन सी है? मोहम्मद गौरी के साथ में मैन लड़ाई होगी। अब उससे पहले ये देखो इतना सारा सब भेड़भाड़ हो गया है, इसको आप नोट कर लो एक बार अच्छी तरीके से। फिर मैं आपको एक फ्रेश स्लाइड पे तराइन का युद्ध ही बताता हूं पूरी तरीके से, ताकि आपके कोई समस्या नहीं हो। ठीक है, आज की क्लास डेफिनेटली लंबी होगी, लेकिन आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसमें से आपके लगभग सवाल सारे कवर किए जाए, बाहर न जाए। आपको मतलब यूं लगेगा कि सर वास्तव में दे रहे हैं तो अपने पूरे 100% एफर्ट के साथ दे रहे हैं, तो हम भी सर को 100% एफर्ट के साथ में सहयोग करें, ऐसी भावना आपके अंदर जरूर आएगी, जो सच्चे मन से विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनके अंदर। ठीक है, तो साथियों इसका एक आप ये लेकर फिर नोट कर लो, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे इसको क्लियर करना पड़ेगा। साथियों अब आपको मैं लेके आ गया हूं तराइन के मैदान में, और तराइन के मैदान में अब जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में अपन लड़ाई करवाएंगे। देखो तराइन का जो मैदान है साथियों, पहले आपको बता दूं ये करनाल हरियाणा के अंदर इसकी वर्तमान स्थिति। ठीक है, हरियाणा, कई बार ये पूछा जाए, ध्यान रखना। और अब ये है कि मोहम्मद गौरी ने तबरहीन नाम के यानी बठिंडा के दुर्ग को जीत लिया था और वहां तक कब्जा कर लिया था। तो देखो हर जो शासक होता है उसकी महत्वाकांक्षा होती है ज्यादा से ज्यादा शासन करने की, और दूसरा पृथ्वीराज है, उसे अपने शासन को बचाना भी था, तो दोनों के बीच में संघर्ष होना लाजमी था। अब 1186 से 1191 के बीच में, 92 के बीच में ऐसे बहुत सारे युद्धों का उल्लेख है कि पृथ्वीराज और गौरी के बीच में युद्ध हुए। कोई बताता है 7 बार युद्ध हुआ, कोई बताता है 21 बार युद्ध हुआ, कोई बताता है 23 बार युद्ध हुआ, ऐसे अलग अलग उल्लेख मिलते हैं। हम्मीर महाकाव्य कहता है 7 बार युद्ध हुआ, पृथ्वीराज रासो और सुरजन चरित्र जो है वो कहते हैं 21 बार युद्ध हुए, और अलग अलग 23 बार बताता है, कोई 18 बार बताता है, ऐसे है। लेकिन ये महत्व नहीं रखते जितना आपने फिर बाद में महत्व रखता है। तराइन के 2 युद्ध हुए, जिसमें पहले में पृथ्वीराज की विजय हुई और दूसरे में मोहम्मद गौरी की विजय हुई। अब इनमें क्या स्टोरी थी वो बताता हूं मैं आपको, कि सबसे पहले जो है प्रथम युद्ध हुआ तराइन का। तराइन के मैदान में दोनों सेनाएं आ गई और दोनों के बीच में युद्ध हुआ। तो इसमें पृथ्वीराज की तरफ से जो सेनापति था वो गोविंदराज और खांडेराव, 2 सेनापति थे यहां से, जो पृथ्वीराज चौहान की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। जब दोनों की सेनाएं आमने सामने हुई तो इनके बीच में भीषण युद्ध हुआ, जबरदस्त युद्ध हुआ। लेकिन इतने में एक मोड़ आया इसके अंदर। वो मोड़ ये आया कि मोहम्मद गौरी जो था, मोहम्मद गौरी ने एक भाले का प्रहार किया खांडेराव के ऊपर, बहुत तेज। वो खांडेराव के मुंह से छूता हुआ निकल गया, लेकिन खांडेराव के 2 दांत उसमें टूट गए। दांत टूटे ना, उसने अपना अपमान महसूस किया। तो खांडेराव ने इस बदला लेने के लिए बहुत ही भीषण और तीव्र प्रहार मोहम्मद गौरी पर किया, और इस बीच में मोहम्मद गौरी इस प्रहार को झेल नहीं पाया और यहाँ पे घायल हो गया। मोहम्मद गौरी के घायल होते ही जो ये सेना थी मोहम्मद गौरी की, इसमें ये छितर बितर हो गई, और इसमें तितर बितर होने के बाद ये जो है यहाँ पे इसका गौरी का घायल होना ही इसकी पराजय का यहाँ कारण था। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसकी प्रथम युद्ध में हो गई पराजय। अब पराजय हुई और ये जो सैनिक भागने लगे, तो इसमें
राजपूत जो सेना थी उनकी कमी ये रह गई कि इन्होंने भागते हुए सैनिकों का पीछा नहीं किया और बस सोच लिया हम जीत गए हैं और बस यहीं पे किस्सा खत्म है। लेकिन यदि ये पीछा करते और काफी सफाया कर देते तो शायद दूसरे युद्ध की स्थिति नहीं बनती। लेकिन इस दरमियान क्या हुआ, फिर बाद में भाई राजपूत है जीत गया, खुशियां मनाने डूब गया, जश्न मनाने डूब गया, आमोद प्रमोद में डूब गए बिना किसी भय के, बिना किसी चिंता के। लेकिन जो मोहम्मद गौरी था उसके अंदर बदले की भावना थी और वह जो है पूरी अपनी तैयारी, सेना जुटा रहा था, वापस पूरी तैयारी कर रहा था। 1 साल के अंदर ही उसने पूरी सेना जुटाकर फिर से तराइन के मैदान में आ डटा और पृथ्वीराज चौहान को चुनौती दे दी। अब देखो द्वितीय तराइन का जो युद्ध होता है उसमें उसने सबसे पहला दूत भेजा, यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। पहला दूत भेजा, किवामुल मुल्क को भेजा और पृथ्वीराज को संदेश पहुंचाया कि हमारी जो है अधीनता स्वीकार कर लो, गुलामी स्वीकार कर लो तो आप जीवित रहोगे, नहीं तो फिर युद्ध होगा और आप इसमें मारे जाओगे। पृथ्वीराज चौहान को ये सहन होना, दिखती बात है, लाजमी है, नहीं होगा सहन। पृथ्वीराज चौहान ने कह दिया कि गुलामी तो आज कोई सहन है और कोई काल सहन है, युद्ध ही करना है। पहला भी मुंह की खाई और अब भी मुंह की खाएगो और युद्ध भूमि में मैं आ रहा हूं, ऐसा उसने कहलवा दिया। फिर मोहम्मद गौरी ने सोचा कि पिछली बार भी हारे थे, इस बार हारना नहीं है, ठीक है ना। जब हमने पुनः उठे हैं, वापस मेहनत की है तो हारना नहीं है। फिर वापस एक दूत को और भेजा, जब ये किवामुल मुल्क लेकर गया इसका संदेश, एक दूत को और भेजा जिसका नाम था रुकनुद्दीन हमजा। रुकनुद्दीन हमजा को भेजा और रुकनुद्दीन हमजा को कहा कि उसको जाकर ऐसे कहना पृथ्वीराज चौहान को कि मैं, यानी कि मोहम्मद गौरी जो है वो तो एक सेनापति मात्र है, इसका जो असली जो शासक है वो तो गजनी में बैठा उसका भाई है और उसके आदेश पर ये सारा काम किया जाता है। तो आपने जो संदेश भेजा है चौहान साहब, वो आपका संदेश जो है हम अपने भाई साहब के पास पहुंचा देंगे और तब तक हम जो है सेना हमारी यहाँ पे डटी हुई है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, हम भी यहाँ हैं, आप भी आराम से मौज करो, हमारी तरफ से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और आपकी तरफ से हमें कोई तकलीफ होने मत देना। तो ए भाई साहब पृथ्वीराज चौहान जी आ एक हाँ ठीक है कोई बात कौन पूछन दो, रहे बड़े भाई ने पूछना पड़े पहला कि पूछन दो ही बिग बाद में युद्ध करना, युद्ध तो करना है, अपार दाएं हाथों खेल है, बाएं हाथों खेल है, जीतना क्या भी कर, ठीक है। अब ये भाई साहब जो है इसमें रह गए और यहाँ पे जो चाल चली थी मोहम्मद गौरी ने वो हो गई सफल। अब मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि अलग अलग टुकड़ियां बनाई, 10-10 हजार की सेनाओं की टुकड़ियां बनाई और राजपूतों का जो खेमा था उसे चारों तरफ से घेरने की कोशिश की और टुकड़ियां जो है बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से एक रात में ही उन्होंने घेर लिया पूरा का पूरा। और चालाकी क्या की बेटे ने, चालाकी ये की कि कुछ जो सैनिक थे, जो पैदल सैनिक थे, उनको कहा कि आप जो है अपने तंबुओं के बाहर आग लगा के रखना, मतलब आग बुझ जाएगी तो उन्हें ये लगेगा कि सेना या तो चली गई या फिर पास में आ रही है। आप आग जला के रखना तो उनको ये लगेगा कि सेना अंदर रेस्ट कर रही है, अंदर है ना, वहीं पे रुकी हुई है, तो उनको कोई पता नहीं चलेगा। और यहीं पे जो है राजपूत सेना की गलती हो गई, जितने में वो बहुत करीब आ गए, मतलब बिल्कुल करीब ही आ गए। अब रात भर में वो राजपूत खेमे के बिल्कुल करीब आ गए। अब करीब आने के बाद में क्या हुआ कि जैसे ही सुबह सुबह जो है, अभी तो पूरी तरीके से उजाला हुआ भी नहीं था और नित्य क्रम के अंदर जो है सेना व्यस्त थी पृथ्वीराज चौहान की, उसी दरमियान उन्होंने हमला कर दिया। अब उस दरमियान न तो उन्होंने शस्त्र उठा पाए, अस्त्र उठा पाए, ऐसे में अचानक हुए हमले को राजपूत सेना झेल नहीं पाई। आनंद फानन में पृथ्वीराज चौहान ने हाथी पर चढ़कर युद्ध भूमि में जाने की सोची, लेकिन वो हाथी भी नियंत्रण में नहीं रहा बराबर से, तो पृथ्वीराज चौहान ने घोड़ी पर बैठकर जाने की सोची और उस घोड़ी का नाम था नाट्यरंबा, ऐसा बताते हैं, ये भी किंवदंती है नाट्यरंबा। अब पृथ्वीराज चौहान की विडंबना देखो कि यहाँ पे जो है पृथ्वीराज चौहान का इसने भी साथ नहीं दिया। अब बताते हैं कि ये नाट्यरंबा जो थी वो युद्ध की घोड़ी थी नहीं, ये तो ढोल पर नाचने वाली घोड़ी थी, ब्याह शादी में नाचने वाली घोड़ी। और जहां भी रणबेरी बाजती या तलवारों की आवाज आती, आज सोचती ढोल बाज रही, नाचन रुक जाती। और यहाँ पे भी पृथ्वीराज चौहान की इसने साथ नहीं दिया। और ये बताते हैं नाट्यरंबा की, ये थोड़ी सी आपको मैंने झलक बताई कि ऐसी घोड़ी इसके आ गई थी, ये नाट्यरंबा के बारे में, ये तभी तो नाट्यरंबा नाम है इसका, ठीक है। और इसके बाद में जो है पृथ्वीराज चौहान की इस युद्ध में बताते हैं कि पराजय हुई, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई ये निश्चित है, लेकिन अंत कैसे हुआ वो अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग है। तो पहले युद्ध में अपने जीत गए था पृथ्वीराज चौहान, दूसरे युद्ध में जीता है मोहम्मद गौरी। अब ये बताते हैं, देखो अलग अलग मत है,
पृथ्वीराज और गौरी ने सम्मिलित शासन किया और एक सिक्का चलाया जिसके एक तरफ तो पृथ्वीराज चौहान लिखा था और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन शाम लिखा था। ऐसे सिक्के चलाए, ये कहते हैं अपने गोपीनाथ शर्मा जी। ठीक है, शर्मा जी कहते हैं ऐसा, ये मत इनका है कि ये इन दोनों ने सम्मिलित शासन किया इस युद्ध के बाद में। ठीक है, एक मत तो ये है। दूसरा मत ये है कि अपने पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई है, और चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान का फ्रेंड था, दोस्त था, तो उसने ये कहा है कि शब्द वेदी बाण चलाना जो है वो जानता था पृथ्वीराज चौहान कि शब्द वेदी बाण यानी कि देख नहीं सकता फिर भी वो तीर चला सकता है। तो ये बताता है, चंद्रबरदाई बताता है कि ये गौरी जो है इसको पकड़कर गजनी ले गया और वहां पे जाके इसको बहुत परेशान किया, बहुत मारा पीटा, आंखें फुड़वा दी, ये ऐसे करवा दिया, लेकिन बहुत बुरी कंडीशन हो गई। चंद्रबरदाई जब उससे वहां पे मिलने जाता है तो चंद्रबरदाई कहता है पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी से कि गौरी जी आपको पता नहीं है कि पृथ्वीराज चौहान में एक बहुत बड़ी काबिलियत है। पृथ्वीराज गौरी कहता है बता क्या काबिलियत है, तो कि ये बिना मतलब देखे जो है वह तीर चला सकता है, जहां पे आप कहोगे जिस दिशा में कहोगे वहां पे तीर चला सकता है और एकदम अचूक निशाना लगता है। तो गौरी ने कहा कि ये टैलेंट तो देखेंगे, इसको मरने से पहले मारने से पहले ये टैलेंट हम देखेंगे। तो कहते हैं कि दरबार सजाया गया और गौरी जो है सिंहासन पर बैठा, पृथ्वीराज चौहान को बाहर लाया गया, धनुष और बाण उसके हाथ में दिए गए और फिर जो है उसने कहा कि ये जो है वो तीर चला सकता है, लेकिन मैं इसे संकेत दूंगा उस हिसाब से। फिर वो बताते हैं कि 4 बास 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण था ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान, यानी कि इसने पूरा का पूरा चंद्रबरदाई ने उसको बता दिया कि ये जो है गणित बिठा देना, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान, यानी कि ये उसको इशारे में कह दिया। अब ये बता दो दिया कि इतनी ऊंचाई पर ये बैठा है, लेकिन वो किस दिशा में बैठा है ये पता नहीं है। तो फिर चंद्रबरदाई दिमाग चलाता है, चंद्रबरदाई कहता है कि ये राजा है, पृथ्वीराज चौहान राजा है, कोई साधारण सैनिक नहीं है, ये किसी सैनिक के या सामंत के कहने पर तीर नहीं चलाएगा। आप गौरी आप शासक हो, मोहम्मद गौरी कहता है आप ही कमांड दोगे तभी तीर चलाएगा। तो पृथ्वीराज चौहान को ये तो पता चल गया कि इतनी ऊंचाई पर वहां बैठा है वो तीर चलाना है, लेकिन कौन सी दिशा में बैठा है ये पता नहीं। तो बताते कि मोहम्मद गौरी ने फिर वहां से आदेश दिया और जैसे ही मोहम्मद गौरी की आवाज आती है तो शब्द वेदी बाण की विद्या सीखी हुई थी उससे आवाज से वो तीर चलाता है और मोहम्मद गौरी वहीं पे मर जाता है। ये जो है किंवदंती है और ये पृथ्वीराज चौहान की जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है उसके अंदर ये स्टोरी मिलती है। अब लेकिन ये इसे सत्य नहीं मानते इतिहासकार, क्यों? क्योंकि 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, गौरी ने तो और भी बाद में शासन किया है, तो ये इसको यहाँ पे सही मानते नहीं है इतिहासकार। ठीक है, इसका सिर्फ ये पृथ्वीराज रासो के अंदर उल्लेख मिलता है। अब देखो, और इसके बाद में बताते हैं कि ये उल्लेख तो है, फिर पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई ने एक दूसरे को कटार मारकर एक दूसरे को भी समाप्त कर दिया ताकि जो है मुस्लिम सैनिक इनकी और दुर्गति नहीं करे। ये ऐसी स्टोरी थी। अब देखो, पृथ्वीराज को कैद व अंत में मरवाना ये हम्मीर महाकाव्य के अंदर उल्लेखित है कि कैद बनाया, पहले तो कैद किया और उसको बाद में अंत में मरवा दिया। एक यह है कि पृथ्वीराज को भागते हुए पकड़कर मरवाया। पहले ये कि रणभूमि से भाग रहा था, ये यहां से मिट गया है, मैं वापस लिख देता हूँ, ये पृथ्वीराज लिखा हुआ है। पृथ्वीराज रणभूमि से भाग रहा था और भागते हुए को पकड़वाया और उसके बाद में मरवा दिया, और इसका उल्लेख फरिश्ता और मिनाज और सिराज करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और एक ये है कि गौरी पृथ्वीराज को गजनी ले गया, ठीक है, और वहां पे इसकी अपने आप ही मृत्यु हो गई, ये कहता है अबुल फजल। तो ये थोड़े से आपको बाद में ध्यान रखना है कि अलग अलग इतिहासकार इस युद्ध के अंत के बाद पृथ्वीराज चौहान का अंत अलग अलग रूप से बताते हैं। और पृथ्वीराज चौहान की जो छतरी बताते हैं, किसकी? पृथ्वीराज चौहान की जो छतरी है वो भी काबुल में बनी हुई है। ठीक है, ये भी बताते हैं। पृथ्वीराज चौहान की छतरी कहाँ है? काबुल के अंदर, गजनी में, वहां पे बनी हुई है। तो ये साथियों था पृथ्वीराज चौहान से संबंधित पूरा का पूरा इतिहास। और ये नोट जरूर कर लेना, यहाँ पे आपको नोट ये करना है कि प्रथम युद्ध जो हुआ 1191 के अंदर हुआ, यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट है। करनाल हरियाणा ध्यान में रखना है, गोविंदराज इनका सेनापति था, खांडेराव सेनापति था, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे गौरी घायल हुआ और पराजय हुई। दूसरे युद्ध के अंदर ये 2 दूत आपको ध्यान रखने हैं, और यहाँ पे गौरी विजयी हुआ। ठीक है, गौरी विजयी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। ये इस तरीके से यहाँ पे, और अंतिम महान हिंदू शासक जो है पृथ्वीराज चौहान को अंतिम महान हिंदू शासक कहा गया, महान हिंदू वंश का सूर्य कहा गया, ये पृथ्वीराज चौहान को कहा गया।
और ये आपके अजमेर के चौहान जो पृथ्वीराज चौहान के साथ ही समाप्त हो गए। ऐसा बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के बाद में इसके पुत्र गोविंदराज को यहाँ का शासक बनाया गया, जो बाद में गोविंदराज वही गोविंदराज रणथंभौर में चौहान शाखा की स्थापना करता है। इति सिद्धम आज रो मेरो कार्य पूरा हो। अब आप रे आ कितनी दिमाग में बैठी है और कितनी नहीं बैठी, मेरे हिसाब से मैंने इसमें मेरा एफर्ट पूरा दे दिया आप लोगों के सामने। ये रहा चौहानों को किसका सामंत बताया गया है। देखो यह प्रश्नों की आप लोगों के लिए एक्साइटमेंट रहेगी, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे प्रश्नों का स्तर बढ़ता जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बताइए चौहानों को किसका सामंत बताया गया। चलिए प्रश्न पढ़ लीजिए आप। 15 अगस्त की आप सभी को पूर्व संध्या पर ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे 15 अगस्त पे कल अपन वीडियो देंगे एक, और आप लोगों के लिए खुशखबरी है। चलिए बताइए भैया चौहानों को किसका सामंत बताया गया है। पालों का, राष्ट्रकूटों का, चालुक्यों का या गुर्जर प्रतिहार। उत्तर आना चाहिए हाँ, क्योंकि ये क्लास मैं पढ़ा चुका हूं, ये आपको सभी जगह बुक में वगैरह सब जगह आपको दे रखी है, आप पढ़ चुके हैं। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है आपका, गुर्जर प्रतिहारों का सामंत बताया गया है। देखो उस समय महाशक्ति के रूप में गुर्जर प्रतिहार, और इससे पहले भी अपन ने गुर्जर प्रतिहार ही पढ़ा है, तो एक याद रखने का एक तरीका भी है। एक साधारण सिंपल सा सवाल है ये कि चौहान किसके सामंत थे प्रारंभ में, गुर्जर प्रतिहारों के। बहुत सारे बच्चों के जवाब आ रहे हैं गुर्जर प्रतिहार। बहुत अच्छा लगा जानकर कि बच्चों ने पहले सवाल के बहुत अच्छे उत्तर दिए और एक अच्छा सवाल माना जाता है। दूसरा सवाल है साथियों आपके सामने, अजमेर के चौहानों का संस्थापक कौन था। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। इसमें पूछा गया है अजमेर के चौहानों का संस्थापक कौन था। क्या वो अजयराज था, क्या वो वासुदेव था, क्या वो गोविंदराज था, क्या वो लक्ष्मण चौहान था। ध्यान से पढ़े, अजमेर के चौहानों का संस्थापक पूछा गया है। बताइए देखा अजमेर के चौहानों का संस्थापक कौन था, फिर मैं तो बताऊंगा ही आपको। हाँ पहले वाला का रहने दीजिए, अब बताइए। ए और बी के अंदर कंफ्यूज है विद्यार्थी, बिल्कुल सही है। देखो गोविंदराज तो होगा नहीं, क्योंकि गोविंदराज जो था वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था। ठीक है ना, एक गोविंदराज तो ये था, एक गोविंदराज तृतीय वो अलग था। तो एक गोविंदराज जो था पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था, जिसे बाद में यहाँ तराइन के युद्ध के बाद में यहाँ पे यहाँ का शासक बना दिया गया था। ठीक है, तो ये है नहीं। लक्ष्मण चौहान जो है साथियों वो आपके नाडोल का संस्थापक रहा है। ठीक है ना, नाडोल का संस्थापक लक्ष्मण चौहान नाडोल का संस्थापक रहा है। तो ये भी हो गया खारिज। पीछे बचे दो, ए और बी वाले अभी भी जंग मची हुई है। ए है कोई कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं बी है। प्रश्न समझने लायक है। अजमेर के चौहानों का संस्थापक पूछा गया है साथियों आपको। अजमेर के चौहानों का पूछते हैं तो आप जाओगे अजय राज के साथ। कि वासुदेव क्यों नहीं है गुरुजी, क्योंकि वासुदेव, यदि आपको स्पेशली ये पूछा जाए कि शाकंभरी के चौहानों का संस्थापक कौन था, शाकंभरी स्पेशल पूछते हैं तो आपको वासुदेव बताना है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार भी वासुदेव है। और यदि ये पूछ लिया जाए कि अजमेर के शाकंभरी शाखा का, चलो वो प्रश्न आगे स्लाइड में आने वाला है, वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पे आपके कंफ्यूजन सारे दूर होने वाले हैं। ये सही है, ठीक है, ये सही है और स्पेशली आपको बता रखा है, इसलिए कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ये जो है साथियों आपको सारे संस्थापक में एक साथ में करवाने वाला हूं। अब ध्यान से समझ लेना, ये अपने वन लाइनर का ही वैसे फोटो है और आप सभी के पास में उपलब्ध भी है, आप पढ़ भी रहे हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है शाकंभरी। ठीक है ना, समझना इस बात को। शाकंभरी यानी सांबर के चौहानों का संस्थापक यदि पूछते हैं साथियों तो आपके वासुदेव है। नाडोल के चौहानों का यदि पूछते हैं तो लक्ष्मण चौहान है। अजमेर के चौहानों का यदि पूछते हैं तो अजय राज है, और यही अपना प्रश्न था। जालोर के चौहानों का साथियों पूछते हैं तो कीर्तिपाल, कितु एक महान शासक जिसके बारे में कहा गया। बूंदी के हाड़ा चौहानों का शासक बताया गया साथियों देवा था। सिरोही के चौहानों का शासक लुम्मा था, और रणथंभौर के चौहानों का शासक आपके गोविंदराज था। ठीक है ना, तो तराइन के युद्ध के बाद में गोविंदराज को जो है रणथंभौर का शासक बना दिया गया था, जो ये था। ठीक, समझ में आ गई। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अभी तकनीकी टीम ने बताया था कि पिछली गुर्जर प्रतिहार वाली पीडीएफ आप लोगों को मिली नहीं। हालांकि कुछ विद्यार्थियों ने बताया भी था कमेंट करके बीच में, लेकिन मैंने सोचा कि वो दे दी गई है, कंफ्यूजन थोड़ा सा हो गया। तो ये दोनों जो है आपको साथ में दे दी जाएगी, चिंता न करें। ठीक है, ये है। और यदि चौहानों का सीधा आदि पुरुष पूछा जाता है साथियों तो ध्यान रखना वासुदेव को करना है मूल स्थान सपाद लक्ष्य। ठीक है ना, यानी कि 1.25 लाख गांवों का समूह, 1.25 लाख गांवों का
गांवों का समूह, ठीक है ना। राजधानी अहिच्छत्रपुर जो वर्तमान नागौर के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है ना, नागौर के आसपास का क्षेत्र, आसपास यानी कि सांबर के आसपास हो गया, ये सांबर वाला क्षेत्र हो गया आपके, ठीक है। तो ये चीजें साथियों थोड़ी सी ध्यान में रखना। अब बढ़ते हैं अपन आगे। चलिए नेक्स्ट सवाल आ गया है आप लोगों के सामने, किसने चौहानों को इंद्रवंशीय बताया? इंद्रवंशीय, किसने चौहानों को इंद्रवंशीय बताया, ये बताना है साथियों। बताओ, पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने, क्या बिजोलिया शिलालेख में इन्हें इंद्रवंशी बताया गया है? क्या पृथ्वीराज रासो के अंदर इंद्रवंशी बताया है? क्या कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है? क्या सेवाड़ी के अभिलेख में कहा गया है? बताइए, देखा किसने इन्हें इंद्रवंशीय कहा है? फटाफट रैपिड फायर करो सीधी। एक रैपिड फायर की क्लास भी लाने का इरादा है मेरे, जिसमें लगभग अपन 100 प्रश्न शामिल करें और सीधे रैपिड फायर, सीधा पूछा बताया छुट्टी, बस। क्योंकि उन प्रश्नों की व्याख्या उन प्रश्नों में ही होगी, आगे से आगे प्रश्नों के अंदर जिस तरीके से अपनी टेस्ट सीरीज चलती है वैसे, तो वो रैपिड फायर वाली क्लासेस भी आप लोगों के लिए लाएंगे, ठीक है ना। उसका नाम भी यही रखेंगे, रैपिड फायर। हाँ, उत्तर आ गए हैं भैया, उत्तर आ गए हैं, बिल्कुल सही उत्तर आए हैं सेवाड़ी के अभिलेख के अंदर, यानी कि रायपाल का सेवाड़ी का अभिलेख, ठीक है ना, रायपाल का सेवाड़ी का अभिलेख, सेवाड़ी का अभिलेख, रायपाल का सेवाड़ी का अभिलेख। साथियों बिजोलिया के अंदर जो है इनको विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया गया है, यानी कि ब्राह्मण यदि पूछते हैं तो इनको यहां पे बताया गया है, बिजोलिया के अंदर विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया गया है। पृथ्वीराज रासो जो है साथियों अग्निवंशीय, यानी अग्निकुंड से उत्पत्ति के पक्षधर रहे हैं, यानी ये पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदय द्वारा लिखी गई है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रप्रदय, जो इनका पृथ्वीराज चौहान का फ्रेंड था। क्या था? फ्रेंड। फ्रेंड कहां नहीं जल्दी याद हो जाए, चंद्रप्रदय, चंद्रप्रदय, जिसे पूरा किसने किया? इसे पूरा किसने किया? चंद्रप्रदय के पुत्र, चंद्रप्रदय के पुत्र जलहन ने, जलन ने इसे पूरा किया। कर्नल जेम्स टॉड ने साथियों इन्हें सक्सीथियन कहा है, ठीक है ना, यानी कि आप ये ध्यान रखें कि विदेशी कहा है। क्या कहा है? विदेशी कहा है। चलिए मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर, ये सारे जो है आपको अजमेर के चौहानों की उत्पत्ति, यानी चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित जो भी मत पूछे जाते हैं, ये एक ही स्लाइड के अंदर आपको संकलित एक जगह मिल रहा है, ठीक है ना, ध्यान से समझ लेना। अग्निकुंड या अग्निवंशीय जो है साथियों, वो पृथ्वीराज रासो के अंदर चंद्रप्रदय वाला, मुहूर्त नैन्सी भी कहते हैं, और सूर्यमल मिश्रण जो राजस्थान के राज्य कवि है, ये भी बताते हैं कि ये कौन थे? अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई या अग्निवंशीय थे। सूर्यवंशी सिद्धांत के जो समर्थक रहे हैं साथियों, पृथ्वीराज विजय के अंदर बताया, और पृथ्वीराज विजय जो थी जयानक की रचना थी। हम्मीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी की रचना के अंदर, हम्मीर रासो जोधराज के अंदर, सुरजन चरित्र के अंदर, और बेदला शिलालेख गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, ठीक है ना, ये सारे जो बताते हैं सूर्य सिद्धांत के समर्थक बताए गए हैं। इसके अलावा साथियों चंद्रवंशी इन्हें किसने कहा है? हांसी शिलालेख में आबू का अचलेश्वर मंदिर शिलालेख, इसके अंदर इन्हें क्या कहा गया है? चंद्रवंशी कहा है। फिर अपना प्रश्न था कि इंद्रवंशी किसने कहा है? तो रायपाल का सेवाड़ी शिलालेख जो है साथियों, ये बताता है अपने इंद्रवंशी। जो अपना प्रश्न था वो यहां से था, ठीक है ना। विदेशी यानी कि सक्सीथियन, स्पेशल सक्सीथियन पूछा जाएगा आपको, ठीक है। तो कर्नल जेम्स टॉड और वी स्मिथ क्रूक, यानी कि जो विदेशी है वह विदेशी बताए, ठीक है ना। अपदेशी है तो अपदेशी का समर्थन करा, और अविदेशी है तो विदेशी कर, यूं याद रखना, ठीक है। तो कर्नल जेम्स टॉड, वी स्मिथ और क्रूक ब्राह्मण वंशीय बताया है। कायम खां रासो, बिजोलिया शिलालेख, दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा। देखो याद रखने के तरीके हैं, ये शर्मा जी है तो इन्होंने कहा कि ये भी शर्मा थे, ब्राह्मण थे, ठीक है ना। ये विदेशी है तो इन्होंने कहा कि ये भी विदेशी थे। तो एक मतलब वो सपोर्ट करने वाला वो सिस्टम आ जाता है निकल के। अफ्रीका महाद्वीप का बड़ा देश अल्जीरिया है। सब कमेंट्स भी पढ़ लो सर, कमेंट्स भी पढ़ लो, और कमेंट्स पढ़ा तो क्लास थैले लो, मैं कमेंट पढ़ लूं, बेटर मेरे यूं भी टाइम पास करना है, ठीक है। पढ़ लो रे, पढ़ लो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, सीकर जिले में स्थित हर्षनाथ मंदिर की स्थापना किस शासक ने करवाया? ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। हर्षनाथ मंदिर से प्रश्न बनते हैं। यहां है ना भगवान शिव की प्रतिमा है, किसकी है? भगवान शिव की प्रतिमा है। बताइए, उत्तर बताओ।
क्या दुर्लभ राज प्रथम था, क्या गुहक प्रथम था, क्या पृथ्वीराज प्रथम था, क्या गोविंद तृतीय था? बताइए किसने करवाई थी? सर मुझे कोर्स नहीं मिला, मैंने बाय किया है। जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ली है और उन्हें टेस्ट सीरीज मतलब पेमेंट घट गया नहीं मिला है, ऐप के अंदर व्हाट्सएप का बटन दे रखा है, हर सुविधा खातिर दी ऊपर थे। होम स्क्रीन देखी, बिल्कुल ध्यान हो, देखो होम स्क्रीन में दियोड़ी सारी चीजें ऐप में दियोड़ी सब काम रही है। तो ऐप में व्हाट्सएप के बटन दे रखा है, वहां तकनीकी टीम को मैसेज करते ही आपकी टेस्ट सीरीज 12 घंटे के अंदर यदि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है वो चेक करके चालू कर देते, और 12 घंटे कहते हैं वो घंटे भर के अंदर ही चालू कर देते हैं और करते हैं काफी सारे विद्यार्थी। बता रखा है, हम थे देखो कौन ऐप के मायने कौन, देखो कि की चीज है की चीज, कोशिश कर लिया करो थोड़ी सी, सब कुछ वहीं दे रखा है। हमें पता है कि असुविधा हो सकती है, ठीक है ना, तो आप लोगों के लिए सुविधा कर रखी है। बताइए उत्तर, उत्तर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गुहक प्रथम आपका उत्तर बिल्कुल सही है। साथियों दुर्लभ राज जो है ना, ये बताते हैं कि सबसे पहले, ठीक है ना, सबसे पहले चौहानों में सबसे पहले ये बताते हैं कि मुसलमानों का, ठीक है, चौहानों में सबसे पहले मुसलमानों का आक्रमण इनके समय हुआ, ठीक है। तो ये एक फैक्ट आपको याद रखना है। गुहक प्रथम का आपको याद रखना है कि हर्षनाथ मंदिर जो सीकर का है वो इन्होंने बनवाया है। पृथ्वीराज प्रथम के लिए आप ये याद रख लेना कि परम भट्टारक महाराजादि राज की उपाधि सबसे पहले धारण की वो पृथ्वीराज प्रथम ने की है, और गोविंद तृतीय भी एक चौहान शासक इसमें रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखना। इससे प्रश्न बनता नहीं है, गोविंद तृतीय से नहीं बनता है। अगला प्रश्न है साथियों, पुष्कर लूटने आए 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतारने वाला चौहान शासक कौन था? पुष्कर घूमने आए 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतारने वाला चौहान शासक कौन था? वंदे मातरम। अभी प्रश्नों पर ध्यान दो, आप फटाफट प्रश्न बताइए, प्रश्नों के उत्तर बताइए। पढ़ते समय सिर्फ पढ़ने पर फोकस होना चाहिए, दिमाग में दूसरी कोई बात नहीं आनी चाहिए, नहीं तो पढ़ा हुआ व्यर्थ रहेगा, ठीक है। तो सिर्फ प्रश्न पर फोकस करें। मैं तो यही कहूंगा आपको, जब पढ़ते हो तो सिर्फ प्रश्न, ठीक है। ये मत सोचो कि सर लाइव आए जब मन में मर्जी पड़े तो बोल दो, सर भी मर्जी पड़े तो उत्तर देना भी सर तो हाथ में है ना, ठीक है। थे सिर्फ प्रश्न का उत्तर बताओ मन। हाँ, ए और सी दो तरह के कमेंट आ रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ए पृथ्वीराज प्रथम, कुछ कह रहे हैं कि सी विग्रहराज तृतीय। बताइए मेजोरिटी किसकी है, कौन है? बोलो बोलो कौन है? इसका उत्तर है साथियों आपके 700 चौहानों को देखो, परम भट्टारक महाराजादि राज की उपाधि धारण करने वाला पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम था जिसके बारे में ये बताते हैं कि इसने पुष्कर घूमने आए 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतार दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक प्रश्न अपन पकड़ करेंगे इस पे। अजमेर की शाकंभरी चौहान शाखा, समझना, शाकंभरी के चौहानों का संस्थापक नहीं पूछा गया है, ये पूछा है कि अजमेर के शाकंभरी चौहान शाखा का शुभारंभ किससे माना जाता है, ठीक है। शाकंभरी का पूछते तो आपके होता वासुदेव, और यहां पे पूछा है अजमेर के शाकंभरी चौहान शाखा का। प्रश्न को घुमाया गया है, ठीक है, प्रश्न को केवल घुमाया गया है, एग्जामिनर यही करते हैं, प्रश्न को घुमाते हैं। बताइए, देखो पढ़ने वालों ने अभी पिछली स्लाइड पे भी ध्यान दिया है ना ढंग से, तो उन्होंने ये देखा होगा कि सर ने बताया है कि देवा ने बूंदी, ठीक है, देवता के चढ़ता है प्रसाद, तो बूंदी का प्रसाद चढ़ा, देवा ने बूंदी, लुम्बा ने सिरोई की शाखा का, ठीक है। तो ये दो उत्तर तो आपके यहीं से खारिज हो जाते हैं। गोविंद राज सर ने बताया कि रणथंभौर का था, तो पीछे बचा आपके एक ही उत्तर अजय राज, पीछे बचा अजय राज, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, गढ़बीटली पहाड़ी पर तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अब ये दुर्गों से भी बनता है प्रश्न, ये अजमेर के चौहान शासकों से भी बनता है, क्योंकि अजमेर का दुर्ग है, अजय मेरू भी कहा जाता है, मेरू वैसे पहाड़ी क्षेत्रों को कहा जाता है, तो अजय मेरू। ज्यादातर बसों के यदि अजमेर आगार की बसें देखते हैं तो उनके पीछे भी अजय मेरू आगार ऐसा लिखा हुआ दिखता है। बताइए उत्तर आ रहे हैं, धड़ा धड़ 12 बोर की बंदूक चले जाना, ठीक है ना, वेरी गुड, उत्तर आपका बिल्कुल सही है साथियों। अजय राज ने इसका निर्माण करवाया है। बीटली नामक पहाड़ी पर होने के कारण ये गढ़ बीटली कहलाता है, और इसे और क्या कहते हैं? अरावली का अरमान, क्या कहते हैं इस दुर्ग को? इसको नहीं,
इसको है, ठीक है, अजय राज को नहीं, इस दुर्ग को, ठीक है ना। गढ़ बीठली पहाड़ी पर जो दुर्ग है तारागढ़, उसे कहा जाता है अरावली का अरमान, अरावली का अरमान। राजस्थान का नाका, राजस्थान का नाका कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वीराज सिसोदिया की पृथ्वीराज सिसोदिया की रानी ताराबाई के नाम पर इसका नाम पड़ा, ठीक। एक तारागढ़ का दुर्ग, ध्यान रखना साथियों, एक तारागढ़ का दुर्ग और है जो आपके कहां है, कहां है बताओ, देखा कमेंट करके, मैं लिख रहा हूं जितने। कहां है एक अन्य तारागढ़ का दुर्ग, वेरी गुड, एक कमेंट आया हुआ है, मेरी नजर पड़ गई, बूंदी में है। कहां है, बूंदी के अंदर है, एक अन्य तारागढ़ का दुर्ग बूंदी में है। इसमें एक रानी रही जिसे रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। इसका नाम बताओ मुझे कमेंट करके फटाफट। रूठी रानी का ओरिजिनल नाम क्या था? आ गया एक और प्रश्न, रूठी रानी का ओरिजिनल नाम क्या था? हाँ, बूंदी आ गए आपके उत्तर। अब बताइए रूठी रानी का ओरिजिनल नाम क्या था? इसके अंदर रही थी रूठ कर, रूठी रानी का ओरिजिनल नाम खड़गाओ देखे फटाफट। हाय शाबाश, वेरी गुड। रूठी रानी का ओरिजिनल नाम क्या था? रानी उमादे। किसकी रानी थी? अगला प्रश्न, किसकी रानी थी? किससे रूठ कर गई थी? हाँ, स्टोरी तो घनी है, लंबी चौड़ी है। किसकी रानी थी रूठी रानी? हाँ, एक जनो उतावल उतावल मात्रा लगाना बोल को फटाफट में। हाँ, भटियाणी यानी कि भाटीवंशी थी, बिल्कुल, वेरी गुड। ये किसकी रानी थी? राव मालदेव की। अब कई जने तो बताते हैं कि ये जो है इसको मालदेव को मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा था और बाद में इसको पता चल गया मालदेव को और इसलिए इनने इसको सुनाया और फिर रूठ के चली गई। कई जनों ने कहा कि इसकी एक दासी थी, वो बहुत सुंदर थी, उसके साथ में मालदेव को देख लिया तो फिर वो रूठी रानी जो रूठ के चली गई। बहुत सारी अलग अलग स्टोरियां चलती है, ठीक है ना। चलिए अपन चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अजमेर में आना सागर झील व पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? वह चौहान शासक जिसने अजमेर में आना सागर झील और पुष्कर के अंदर वराह मंदिर का निर्माण करवाया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, अभी कुछ दिनों पहले एग्जाम में बना भी, बताइए। किंवदंतियां है, मालदेव वाली किंवदंतियां है सारी की सारी, ठीक है ना। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग फैक्ट देते हैं, अलग अलग स्टोरियां सुनाते हैं, आप सुनो और टाइम पास कौन करना है, सिलेक्शन लेना है, ध्यान रखें, ठीक है। चलिए बताइए, वेरी गुड। हाँ, उत्तर आए निकल कर, उत्तर बिल्कुल सही है आपका, अर्णोराज। और ये प्रश्न अभी बना भी था, ठीक है ना, ये प्रश्न बना था। ये जो बिशल देव है इसे विग्रहराज, बिशल देव को ही विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बिशल देव भी कहते हैं, विग्रहराज चतुर्थ भी कहते हैं। एक किन्ना डैडिया सोमेश्वर जी, किन्ना डैडिया बताओ, देखा जल्दी फटाफट, किसके डैडी थे, किसके पिताजी थे? सोमेश्वर। सोमेश्वर किसके पिताजी थे? सोमेश्वर, सोमेश्वर एक यहाँ पे पाली में स्थान भी है, ठीक है ना, रेलवे स्टेशन है एक स्थान का नाम। सोमेश्वर किसके पिताजी थे? टाइपिंग धीमे है रे। सोमेश्वर, वेरी गुड, आ गया उत्तर। पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है ना। पृथ्वीराज चौहान अपन एक ही अपने दिमाग में रहता है कि पृथ्वीराज चौहान कहे तो वही है, पृथ्वीराज तृतीय के पिताजी थे सोमेश्वर, ठीक है। और ये मंदिर का निर्माण जो है वो किसने करवाया? अर्णोराज ने। न सिर्फ इनका बल्कि यहाँ 12 मंदिरों का निर्माण करवाया है, पुष्कर के अंदर 12 मंदिरों का निर्माण करवाया है।
पुष्कर में। पुष्कर में 12 मंदिरों का निर्माण करवाया। पुष्कर को किस नाम से जाना गया है? पंचम तीर्थ, तीर्थों का मामा। तीर्थों का मामा। कोंकण तीर्थ, कोंकण तीर्थ और प्रयागराज का गुरु। इतने नाम है पुष्कर के। राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ गया है। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि किसने दी? देखो प्रश्न के अंदर ही एक चीज है, दो प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न आता भी है कि कवि बांधव, कवि बंधु की उपाधि किस शासक को मिली हुई? तो विग्रहराज, यहां एक उत्तर तो आ गया। अब ये बताना है कि किसने दी। छोरा होशियार होगा थे। वेरी गुड। ये प्रश्न स्तरीय है ना, लेकिन थेवन लाइनर खोल तो नहीं बैठा हो पहले। ये प्रश्न वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है ये प्रश्न, क्योंकि सब याद करते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव कहा, कवि बांधव कहा किसने, ये पूछा जाए डिस्कशन में, बहुत बढ़िया है। ठीक है ना, अगले को फंसाना होना, तो ये प्रश्न बढ़िया है। और आपका उत्तर भी बिल्कुल सही है, जयानक ने। ठीक है ना, और जयानक की रचना अभी आई थी आगे, कौन सी थी? पृथ्वीराज विजय, ये पूछा जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज विजय वाला भी ये पूछा जाता है। और किलहॉर्न ने क्या कहा? किलहॉर्न ने इनके बारे में ही कहा कि हिंदू शासकों में एकमात्र शासक है जो भवभूति और कालिदास से टक्कर ले सकता है। क्या कहा? हिंदू शासकों में एकमात्र शासक जो भवभूति और कालिदास से टक्कर ले सकता है, ये विग्रहराज है। ठीक है, ऐसा कहा था किलहॉर्न ने। सोमदेव जो है साथियों, इनका दरबारी कवि था विग्रहराज का। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार सपाद लक्ष्य के चौहानों का स्वर्ण काल। ठीक है, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार सपाद लक्ष्य के चौहानों का स्वर्ण काल बताना है आपको। क्या बताना है? स्वर्ण काल। बताओ देखें। हाँ, कालिदास और भवभूति भी कहा, कालिदास और भवभूति दोनों, भवभूति कालिदास से। वेरी गुड। हाँ, नकल करेंगे तो नुकसान खुद का है, इसलिए ईमानदारी से जब भी टेस्ट देते हो, टेस्ट सीरीज पे अभ्यास करते हो, वहां पे भी यूं नहीं कि थे आडी एक आंख खोल देख लो कि कौन एक देखूं मैं। ठीक है ना, ऐसे नहीं करना है। पूरी ईमानदारी से जो है अपना, ईमानदारी से रिजल्ट देखो, ईमानदारी से मिलाओ, अपने साथ में न्याय करो, दूसरों के लिए नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे नहीं कि आप कोई दोस्त चार बैठा हुआ है तो क्या मेरो कमेंट फटाफट फास्ट जाना चाहिए, यूं नहीं। दूसरे दिखाने खातिर नहीं करना है, खुद रे खातिर करना है। ठीक है, अपने लिए पढ़ना है, व्यवस्थित पढ़ना है। चलिए बताइए, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार अर्ली चौहान डायनेस्टी, एक पुस्तक भी थी इनकी, मेरे को लिखने में आलस आता है लाइव में, है ना, इसलिए मैं लिखता कम। बहुत सारे अध्यापक मैं देखता हूँ पूरे बोर्ड भरते हैं लिख लिख के, है ना, लेकिन मुझे लिखने में आलस आता है। मैं ऐसे समझता हूँ, मैं लिख रहा हूँ, पीछे से विद्यार्थी देख रहे हैं, मेरी पीठ देख रहे हैं, मेरे को पीठ दिखाना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इसलिए मैं बहुत कम लिखता हूँ बोर्ड पे, मैं बोल देता हूँ पूरा। ये थोड़ी सी कमी है और इसको मैं सुधारना चाहता हूं, पर सुधरती नहीं है, ठीक करा मजबूर है। ठीक है, बताओ। वेरी गुड। जो ये कह रहे हैं कि इसका उत्तर विग्रहराज चतुर्थ है, और जो ये कह रहे हैं कि इसका उत्तर पृथ्वीराज तृतीय है, उनमें से एक गलत है, एक सही है। यानी कि ये दो उत्तर तो वसुदेव के समय ये तो गलत है ही, ठीक है, अर्णोराज के समय ये गलत है। अब केबीसी में प्रश्न चाले जाना यूं ही करे ना। अब आपका उत्तर बिल्कुल सही है, मेजोरिटी विग्रहराज चतुर्थ है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो कह रहे हैं ना, वो नहीं है, स्वर्णकाल नहीं है। पृथ्वीराज चौहान के समय हम पढ़ते भले ही है, ठीक है ना, आमतौर पे हम पढ़ेंगे चौहान पढ़ेंगे तो पृथ्वीराज चौहान को मुख्य तौर पे पढ़ेंगे, लेकिन स्वर्णकाल यानी कि विकास बहुत ज्यादा हुआ है उस समय, तो वो है आपके विग्रहराज चतुर्थ विशल देव। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो इनमें से जो सही थे वो ये थे, ठीक है, ये जो थे वो गलत थे। ठीक है, आई बात दिमाग में। चलिए, ऐसे प्रश्न ही आते हैं, वहां कंफ्यूज इसीलिए होते हैं हम,
ठीक है, चलिए विशलदेव रासो के कितने खंडों, विशलदेव रासो को कितने खंडों में विभक्त किया है, यानी विशलदेव रासो जो है वो कितने खंडों में विभक्त है। विशलदेव रासो जो है साथियों वो नरपति नाल द्वारा लिखी गई है, नरपति नाल। और नरपति नाल जो है वो दरबारी कवि था विग्रहराज चतुर्थ का। तो इसे कितने खंडों में बांटा गया है, ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। बताइए कितने खंडों में बांटा गया है। एक उत्तर आ रहा है 6, एक आ रहा है 5, 6 और 5 ज्यादा है। हाँ डी 6 वाले आगे निकल रहे हैं, क्या बात है, कहीं 4 भी आ रहे हैं, वेरी गुड। हाँ बी भी आया है उत्तर, बी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका उत्तर है 4 खंडों में। ये प्रश्न खंड वाले जितने, जहां जिस पुस्तक के आपको खंड लिखे हुए मिल जाए या श्लोक लिखे हुए मिल जाए कि इसके अंदर इतने श्लोक हैं, इसके अंदर इतने हैं, तो वो जरूर याद करना है आपको, क्योंकि आजकल ट्रेंड चल रहा है प्रश्नों का, इसलिए मैंने इसको शामिल किया इसमें, इस क्लास में। 4 खंड है नरपति नाल की, जो ये आपके पुस्तक है विशलदेव रासो, उसके अंदर आपके 4 खंड है। कितने हैं, 4 खंड है, याद रखना। हाँ 5 और 6 वाले पढ़ते नहीं हो। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को शासक बनते ही अपने चचेरे भाई नागार्जुन, देखो एक तो नागार्जुन था, चाचा थे अपरांगे, ठीक है, तो नागार्जुन से संघर्ष करना पड़ा। नागार्जुन का सेनापति कौन था ये बताना है। अब नागार्जुन संघर्ष किया ये सभी को पता है, मंडानको का दमन किया, नागार्जुन से संघर्ष किया, सबको पता है। महोबा का युद्ध लड़ा 1182 के अंदर, ये सब जानते हैं। लेकिन प्रश्न जो है यदि स्तरीय बनता है, अंदर से बनता है, तो वो ये पूछना चाहिए, मेरे जैसा एग्जामिनर होगा तो वो ये प्रश्न डालेगा, क्या हरिराज था, क्या देवभट्ट था, क्या पंजुन राज था, पंजुन राय था या गोविंद राज था, बताइए। बहुत बढ़िया, उत्तर जो है बिल्कुल निकल के सही आया है। इसका उत्तर है साथियों देवभट्ट। जो नागार्जुन का जो सेनापति था, ये स्तरीय प्रश्न है, नागार्जुन का जो सेनापति था वो था साथियों देवभट्ट। तो देवभट्ट वाले बिल्कुल ही सही है। और गोविंद राज के बारे में आपको बता चुका हूं मैं, ठीक है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पंजुन राज जो है ये महोबा के बाद में, महोबा विजय के बाद में इसे महोबा का मतलब अधिकारी नियुक्त किया गया था, ठीक है। चौहान राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के शासन काल में हुआ है। चौहान राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के शासन काल में हुआ है। बस थोड़ा प्रश्न घुमा फिरा के दिया है, बाकी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बताइए फिर से। गुरुदेव करंट अफेयर्स की क्लास देंगे, इच्छा तो है लेकिन समय सेट नहीं होता है। देखो अभी इतनी मतलब घमासान मचा हुआ है, आप पूछो ही मत, सारा ही 15 अगस्त की तैयारी करवानी, बीएलओ में अलग से काम चल रहा है, आधार कार्ड लिंक का, आप लोगों को क्लासेस देनी है समय पे, आप लोगों को बुक्स देनी है समय पे, आप लोगों को टेस्ट सीरीज देनी है समय पे। एक जगह भी कहीं पे डिले होती है ना तो विद्यार्थी हजारों कमेंट कर देते, सर क्या कर रहे हो, हमारे पढ़ना है, आपको क्या लगा रखा है, किताब नहीं दे रहे हो। और किताब देनी है पर रॉयल्टी आवे ना बा भी मन लागे कि कम पड़ रही है, क्योंकि किताब देनी, किताब नहीं दे रहे हो समय पे, क्या करते हो सर, सर क्लास नहीं आई आपकी, 3 क्लास दी आपने सेकंड ग्रेड की, ये क्या लगा रखा। अरे बाबूजी हाथ जोड़ो खूणियों तक, ठीक है। ये तो एक जीव कितो प्रयास करी, फिर भी करते हैं, कर रहे हैं, ठीक है। चिंता मत करो, जो जिस समय सही होगा आप लोगों को मिलेगा। अब भी अपन ने पढ़ा है, आगे आगे पढ़ के आए, तो यहाँ पे बाकी जो है वो देखना ही नहीं है आपको, ऑप्शन सीधा सीधा उत्तर है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान की उस घोड़ी का या घोड़े का नाम बताइए। वैसे उस घोड़े का नहीं, घोड़े का नाम या घोड़ी का नाम एक ही मिलता है इतिहास के अंदर, वो बताना है। बताओ पृथ्वीराज चौहान की घोड़ी का नाम क्या था। घोड़ी का था, अब ये तो मैंने बता दिया, घोड़ा या घोड़ी क्या था वो तो बता दिया। बताओ देखिए उत्तर, पृथ्वीराज चौहान का घोड़ा बी, बी उत्तर बता रहे हैं कई जने ए बता रहे हैं, बी और ए। अब सही उत्तर आ रहा है, पृथ्वीराज चौहान की जो साथियों घोड़ी थी वो नाट्य रंभा थी। कौन सी थी, नाट्य रंभा, ऐसा बताते हैं, ये भी किंवदंती है, ठीक है ना।
ऐसा बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जब युद्ध करने जा रहे थे, तराइन का द्वितीय युद्ध, तो इनको जो है, जो युद्ध के घोड़े होते हैं, वो घोड़ा मिला ही नहीं, युद्ध का ओरिजिनल घोड़ा मिला ही नहीं, इनको मिल गई बंदोली में डांसर घोड़ी, ठीक है। और जैसे ही मतलब वो युद्ध का बिगुल बजाते हैं, वो तो नाचने लग जाती। और वहां पे घोड़े, आपको पता है शादी बंदोली में तो घोड़े नाचते हैं, ठीक है, तो वो नाचने लग जाती। नाट्य रंभा नाम भी इसलिए ही था। और कई जने तो कुछ इतिहासकार हार के कारण में भी ये शामिल करते हैं। जो कंथक जो घोड़ा था साथियों, वो गौतम बुद्ध का था, ठीक है, गौतम बुद्ध का घोड़ा था कंथक। और ये चेतक जो है, ये सभी को पता है, छोटे बच्चों को भी पता है कि ये महाराणा प्रताप का घोड़ा था, ठीक है। चेतक की जो है छतरी का पूछा जाता है, तो चेतक की छतरी जो है साथियों, वो बलीचा राजसमंद के अंदर है। जो 4 खंबिया है, 4 खंबे हैं इसके अंदर, ठीक है। हुंजा जो है साथियों, बूंदी के उमेद सिंह का घोड़ा था। बूंदी के उमेद सिंह का घोड़ा था हुंजा। बिल्कुल, कंथक का कमेंट आपका बिल्कुल सही है। दलपुंगल और राय पिथोरा के नाम से किस शासक को जाना जाता था? वह चौहान शासक जो दलपुंगल और राय पिथोरा के नाम से जाना गया। बताइए, देखा, ये दलपुंगल का अर्थ होता है विश्व विजेता, और ये राय पिथोरा का अर्थ होता है यानी कि युद्ध में पीठ न दिखाने वाला। बताओ, सारी बात हाची है बिल्कुल। पृथ्वीराज चौहान, यहाँ पे मैंने है ना वो कुछ नहीं दे रखा, प्रथम द्वितीय तृतीय, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान कहती है हमारे दिमाग में थ्योरी क्लियर है, और तृतीय बहुत जगह अपन ने लिखा है, तो आप लोगों को पता है ये कि पृथ्वीराज चौहान है, ठीक है। 80 गांव सैनिकों का भग्नावशेष राणा सांगा को कहा जाता है। विग्रहराज के बारे में बहुत सारे प्रश्न आए। महाराणा प्रताप अपन स्पेशली पढ़ेंगे, महाराणा प्रताप तो स्पेशली पढ़ेंगे, ठीक है। 9 मई 1540 को जन्म है, बादल महल के अंदर जन्म है, पूरा पढ़ेंगे आराम से। जगनिक ने किसकी वीरता में कहा कि 12 बरस कुकर जिए, 12 बरस कुकर जिए, 13 बरस यार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिक्कार, ठीक है। जगनिक ने ये किसके बारे में कहा? जगनिक ने किसकी वीरता में कहा कि 12 बरस कुकर जिए, कुकर यानी कुत्ते, ठीक है, 13 बरस यार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिक्कार, यानी कि यदि युद्ध में खेत भी आ गए तो कोई गम नहीं है। कहने का मतलब ये वीरता के लिए कहा गया है। आप लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है, आला और उदल। आला और उदल जो है साथियों, परमर्दी देव के सेनापति थे। महोबा के जो परमर्दी देव थे, तो यहाँ पे जो युद्ध हुआ वो था महोबा का युद्ध, ठीक है, महोबा का युद्ध, जिसे तुमुल का युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब इस नाम से प्रश्न आ सकता है, तुमुल का युद्ध भी कहा जाता है। अब ये आला और उदल जो थे, किसी बात से नाराज होकर अपने राजा से, ये बुंदेलखंड बघेलखंड वहां की बातें हैं, तो वहां से नाराज होकर ये चले गए थे। जब पृथ्वीराज चौहान का हमला हुआ, तब परमर्दी देव ने जो है इनको आला उदल को पता चला कि यहाँ पे जो अपना जो राज्य है वो खतरे में है। फिर ये आए और बड़ी वीरता के साथ में लड़े और युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। आज भी इनके वीरता से संबंधित गीत बुंदेलखंड में और वहां गाए जाते हैं। इतने महान ये सेनापति थे, इतने पराक्रमी सेनापति थे। तो यहाँ पे आपके साथियों उत्तर क्या है? आला और उदल। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? प्रथम युद्ध, यहाँ पे मैं ऑप्शन बोल के नहीं बताऊंगा, आपको ऑप्शन खुद पढ़ने हैं और बताना है। 1182, तो वो जो महोबा का युद्ध मैंने 1182 बताया ना, कहीं दूसरा नहीं बताया, 1182 है, ठीक है। महोबा का जो युद्ध है वो 1182 के अंदर हुआ है। अब बताइए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? प्रथम युद्ध सर जालोर प्रकरण पर भी बोल दो। जालोर प्रकरण पर जैसे ही मुझे पता चला कि ऐसी, मेरे को सुबह ही मैंने अखबार में देखा, तब मुझे पता चला कि ऐसी निंदनीय निकृष्ट घटना हुई है और निकृष्ट सोच वाले धरती पर जी रहे हैं, तो वही हमारे लिए तो बोझ है। सबसे पहली बात कि वो शिक्षक नहीं हो सकता। शिक्षक का धर्म, शिक्षक का जो है कर्म, वो सारा जो है सिर्फ शिक्षा देना और मतलब संस्कारों को पल्लवित करना, उनको जो उनके
फूल मिलते हैं, ठीक है ना। स्कूलों में मैं खुद प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाता हूं, मैं समझता हूं उनकी भावनाएं, ठीक है। क्या बोले उस पर, वो व्यक्ति शिक्षक हो ही नहीं सकता जिसने ऐसा कृत्य किया है। पहली बात तो वो शिक्षक है ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात कि शिक्षक की कोई जाति नहीं होती। मेरे चैनल पे बहुत सारे कमेंट आते हैं, सर आप फलानी जाति से हो क्या, सर आप फलानी जाति से हो क्या। मैं सबको रिप्लाई देता हूं उनमें, ठीक है। और उसमें रिप्लाई सिर्फ ये होता है, मैं शिक्षक हूं, मेरे लिए कोई जाति नहीं है, कोई बात नहीं। मेरे लिए मेरा धर्म है शिक्षक, मेरा कर्म है शिक्षा देना, मेरे लिए सभी विद्यार्थी बराबर है। यह है कि जब जब जिस जिस विद्यार्थी ने निवेदन किया और मतलब बताया कि सर ये चीज है और हमें इस मामले में आप पोस्ट करके या जो है जिस तरीके से भी आप सपोर्ट कर दे थोड़ा सा, मैंने यदि वो विधि सम्मत है, सही बात है, हर बार मैं खड़ा रहा हूं, आगे भी रहूंगा। चाहे ओबीसी आरक्षण की बात हो तो विधि सम्मत थी तो मैंने अपना स्टैंड रखा था, चाहे यहां पे है आप लोगों के कहे बिना ही अपना स्टैंड रखा है। कहां पे कैसे बात पहुंचानी है वो देखो, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो जिस तरीके से वो बात जहां पहुंचनी चाहिए वो आप लोगों ने देखी होगी, पंक्तियां पहुंची भी है और सीधी जो है जिस तरीके से। तो कुल मिला के साथियों ये है कि ऐसे लोगों को यदि है ना, ऐसे लोग यदि ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं तो फांसी से बड़ी, फांसी से कम सजा क्या होगी ऐसों को। मतलब बच्चों के ऊपर और ये सारी चीजें अपनी भावनाओं को थोपना वगैरह ये बिल्कुल निंदनीय निकृष्ट है, ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए। चलिए आप इस प्रश्न का उत्तर बताइए, तराइन का जो युद्ध है प्रथम कब हुआ। सर ऑप्शन चारों गलत है, क्यों गलत है। हाँ ऑप्शन चारों गलत है, बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा है, ऑप्शन चारों गलत है। यहां पे ऑप्शन चारों गलत है। देखो 1991 में हुआ नहीं, 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ, 1992 में हुआ नहीं और यहां पे भी 1192 आ गया, यहीं पे बात है। तो ऑप्शन जो है चारों गलत है। युद्ध कब हुआ है, 1191 के अंदर हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी अच्छी बात है कि आप लोग जो है बिल्कुल सक्रिय दिमाग के साथ में और बिल्कुल सक्रियता के साथ में देख रहे हैं। चलिए टीम ने ये भी काम अच्छा किया कि एक चीज ऑप्शन गलत डाल के भी बढ़िया किया, ठीक है ना। तो कुल मिला के उत्तर जो है, मैंने इसलिए कहा था कि मैं ऑप्शन बोल के नहीं बताऊंगा, आप लोगों को बताना है। बोनस दिया जाए, बिल्कुल 100% बोनस आपको दिया जाता है, बोनस मिलेगा, है बोनस वाले। यानी कि ये साबित होता है कि यहाँ पे चलने वाली क्लासेस जो है एग्जाम में आने वाले पैटर्न को पूरी तरीके से फॉलो करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को बोनस दिया जाता है। चलिए तो उत्तर जो है साथियों 1191 है, प्रथम युद्ध 1191, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। चलिए अगला प्रश्न, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे अपना दूत बनाकर पृथ्वीराज के पास भेजा। देखो तराइन का पहला युद्ध था, तराइन का पहला युद्ध था, तो उसके अंदर क्या हुआ, तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज और इनकी सेना बहुत तबीयत से लड़ी, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी को पीछे हटना पड़ा, मोहम्मद गौरी की हुई हार। अब अपने हिंदुस्तान के राजाओं की खासियत रही है कि थोड़ी मतलब सफलता मिले ना तो खुशियां बहुत मनाई जाती है, ठीक है। अपने खुशियां मनाना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे धूमधाम से, आज शाबाश, आज लाओ भाई खाने पीने की वस्तुएं, ये नाच गाना वगैरह। और यहाँ पे मोहम्मद गौरी जो है वो तैयारी करने लगा द्वितीय युद्ध की। तो द्वितीय युद्ध की तैयारी करने लगा, उसने जो है पूरी रणनीति बना ली कि इनको कैसे किस समय, उन्हें पूरी मतलब होमवर्क करके आया, पूरी जो है वो सारी सब कुछ बता दी। तो अब उसके बाद में है ना सारी चीजें पता करके अब उसने जो है कि अब मैं डायरेक्ट हमला करूंगा, तब तो है जो ये वापस अपन को हरा देंगे। उसने क्या किया, एक चाल चली, अपने एक दूध को इनके पास में भेजा और उसने कहा कि मोहम्मद गौरी ने भाई ये संदेश भेजा है कि मैं तो अपने भाई का सेनापति हूं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ सेना लगा के रखा हूं और मैंने एक दूत अपने भाई के पास में भेजा है, उनसे अपन आज्ञा लेंगे, यदि उनका लेटर आ गया कि हाँ आक्रमण तो आक्रमण करेंगे, फिर अपन लड़ लेंगे हिसाब से, और नहीं आया तो हम चले जाएंगे, जब तक हम यहीं पे ऐसे ही रहेंगे। और वो जो दूत था उसका नाम था साथियों क़िवाम उल मुल्क, ठीक है ना। आपका उत्तर इसका है क़िवाम उल मुल्क, ठीक है। तो इसने जाकर ये बात कह दी। अब अपन की विश्वास करना किन्हें भी माते हैं कि हाँ ठीक है, और सीधी बात है भाई, इन्हें हाथ में की है कौन, इन भाई आदेश दे जदे जो युद्ध करी तो ओ बेटो शांति नेचो डार अपा भी नेचो डार बेटा,
और फिर जो है सुबह के सारे नित्य क्रम में पड़े हुए थे, हथियार वथियार होते नहीं, ठीक है, पास में, तो उस समय इन्होंने किया हमला। तो आधी सेना तो होश ही नहीं संभाल पाई और उसी समय जो है फिर पराजय की ओर अग्रसर हुए थे, ठीक है। तो ये किवाम उल मुल्क जो है साथियों वो आपके उत्तर है। विद्वानों को प्रोत्साहन देने हेतु पृथ्वीराज द्वारा स्थापित कला विभाग, एक कला विभाग स्थापित किया गया, इसका प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, यह बताना है। जो कला विभाग बनाया इसका प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया, बताइए। कोई बात नहीं, गलत हो गया, कोई बात नहीं, यहां पे गलत हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। जब देखो अभ्यास प्रैक्टिस वगैरह ये किस लिए की जाती है, आप लोगों को अभ्यास सीरीज वगैरह किस लिए दी जाती है, ये नहीं है अभ्यास सीरीज देने का मतलब कि आओ बस फटाफट बेचनी है। अभ्यास सीरीज इसलिए होती है कि ठोकरें जितनी भी है ना, वो ठोकरें यहीं लगनी चाहिए, यहां लगी हुई ठोकरों का इलाज है और यहां लगी हुई ठोकरें अच्छी है। और ये ठोकर यदि यहां नहीं लगी तो लगेगी एग्जाम हॉल में, और वो ठोकर जो है सिर्फ अपन को आंसू नहीं देके जाएगी, खून के आंसू देकर जाएगी। इसलिए जो है अभ्यास की महत्ता बहुत बढ़ चुकी है। यहां गलत हुआ, ये अभ्यास चल रहा है अपना, ठीक है ना, अब आपने टॉपिक पढ़ लिया, ये अभ्यास चल रहा है, यहां गलत हुआ है यानी कि बहुत अच्छी बात है, आप सफलता की प्रथम सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं, ये पॉजिटिविटी होनी चाहिए। यहां गलत हुआ है यानी कि ये कभी भी अब आपकी जिंदगी में गलत होने वाला नहीं है, ठीक है। सर गाइड और वनलाइनर के बाद भी ऑथेंटिक बुक पढ़ने की जरूरत है क्या, तो मैं तो कैसे बताऊं। हम यदि कोई पुस्तक, कोई भी, मैं सिर्फ मेरी नहीं, कोई भी लेखक है जो अपनी पुस्तक लिखता है तो ऑथेंटिक बुक्स है, आरबीएससी एनसीईआरटी सभी का सहारा लेकर ही लिखता है। गाइड और उनमें क्या होता है, अलग अलग जैसे गाइड आती है, सभी के अंदर जो होती है मैटर वो कब होता है, बस प्रेजेंटेशन कि कौन सा कोई कंटेंट जो है बहुत अच्छी तरीके से दिया होता है, बहुत व्यवस्थित जो है, जितना चाहिए उतना ही, तो वो जल्दी याद हो जाता है। कई जो है पढ़ने में रुचि नहीं रहती, वो सब होती है। अब इतने तो आप भी सक्षम है कि आप लोग कंटेंट देखकर पता लगा सकते हैं कि इसके अलावा हमें क्या पढ़ने की जरूरत है, क्या पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा गाइडेंस की वीडियो बनाए जाते हैं, तो वो ऑथेंटिक बुक्स वगैरह पढ़नी चाहिए, लेकिन उसके लिए साथियों समय चाहिए। बिल्कुल आपको कम से भी कम 8 से 9 महीने का समय चाहिए, जिन्हें पढ़ के आप खुद नोट्स तैयार कर सकें। यदि इतना समय है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑथेंटिक बुक्स पढ़ना, ठीक है। यदि इतना समय नहीं है, ऑथेंटिक बुक्स पढ़ने के बाद भी एक गाइड तो आपके पास में होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि वो पूरे सिलेबस के आधार पर बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आती है। चाहे कोई भी पब्लिकेशन की गाइड है, अपन किसी गाइड का नहीं कह रहे, कोई भी हो, लेकिन वो होनी चाहिए पास में। तो ये आप लोगों का निर्णय होता है, हर चीज जो है मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, कोई अन्य विद्वान साथी शिक्षक है वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे। अब यहाँ पे काम आपका पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए कि आप किस तरीके से पढ़ते हैं, आपका नजरिया क्या है, ठीक है। चलिए, जो क्यूरीज थी बीच में उनको भी मैंने बता दिया है, नहीं पता है ये तो एन उल मुल्क मुल्तानी, एन उल मुल्क मैं बतायो भी नहीं, मैं क्यों उल मुल्क बतायो है, ठीक है। चंद्रबरदाई, जयानक, पद्मनाभ या सोमदेव, इसके उत्तर नहीं आ रहे हैं, क्यों धड़ाधड़, प्रश्न थोड़ा गहरा भी आगोगी। वन लाइनर सेकंड पार्ट सेकंड ग्रेड का सितंबर में आएगा। हाँ अब आए उत्तर, ये वन लाइनर वाले ही है उत्तर, ठीक है। पद्मनाभ को बनाया था, यहाँ पे जो कला विभाग का प्रथम अध्यक्ष बनाया था साथियों, वो पद्मनाभ को बनाया गया है, हु ऐसे का ऐसे आपको बताया गया है। चलिए, वह प्रथम चौहान शासक जिसने पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है। पशु हत्या पर सबसे पहले, पशु हत्या पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाने वाला चौहान शासक कौन था। अच्छा, एक फैक्ट मुझे याद आ रहा है जो मैंने बीच में बताया नहीं, तो चौहानों का जो पितृहंता है जगदेव, कई जगह जगनदेव भी लिखा मिलेगा, एक ही बात है। जिसने किसकी हत्या की थी बताओ, देखे जगदेव ने, मैं तो बताऊंगा ही फिर, जगदेव ने किसकी हत्या की थी, चौहानों का पितृहंता कहलाता है। पढ़ा है, यदि याद किया है, आज तो टॉपिक भी आपको टेलीग्राम पे जल्दी बता दिया था कि ये टॉपिक आने वाला है, तो बताओ देखे जगदेव ने किसकी हत्या की थी। हाँ जगदेव, उत्तर तो आ गया आपका। हत्या किसकी की थी, यानी कि इसके पिताजी का नाम क्या था, जगदेव। विग्रहराज चतुर्थ, ये तो ही कौन विग्रहराज चतुर्थ, गलत जवाब। अरे टाइपिंग हौले हौले करो रहे,
अर्णोराज ने थे अर्णोराज कर दियो। अर्णोराज, जगदेव ने किसकी हत्या की थी? अर्णोराज। अच्छा, वो विग्रहराज, इसका उत्तर दे रहे थे क्या आप? क्या विग्रहराज? हाँ, 2 प्रश्न साथ में पूछ लिए, गलती मेरी है, क्षमा चाहते हैं। इस भोले जीव से गलती हो गई, जो 2 प्रश्न एक साथ पूछ लिए। आगे से इस चीज का ध्यान रखा जाएगा। हाँ, अर्णोराज निवड़ गो अपारण। ठीक है, हम आगे बढ़ा। यहां पे बताइए किसने सबसे पहले प्रतिबंध लगाया? कौन लगायो? ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय। तराइन के युद्ध से संबंधित बातें याद रखना है इसमें। ठीक है, दुर्लभराज, मुसलमानों का प्रथम आक्रमण इनके समय हुआ था। पीछे बचा अपने विग्रहराज। ज्यादातर प्रश्न यानी स्वर्ण का सबसे ज्यादा ये वो, तो ये विग्रहराज आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आज की क्लास साथियों